स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो। हाँ, तो वही, ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि कंस्ट्रेंट फीचर पैरामीट्रिक मॉडलिंग इसका क्या अर्थ हुआ। दूसरा, अगले स्लाइड पे चलते हैं। डिज़ाइन इंटेंट। डिज़ाइन इंटेंट से क्या अर्थ है ये देख लीजिए। जैसे ये सॉलिड वर्क्स में शुरू से बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ डिज़ाइन इंटेंट आपको दिखाने के लिए मैं एक चीज़ बोल आता हूँ कि जैसे कि ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। इसमें देखिए कि एक क्यूब है और क्यूब के ऊपर एक सिलेंडर है। एक क्यूब है, उसके ऊपर ये प्रोट्रूजन है। ये जो प्रोट्रूजन है, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये क्यूब के रिलेटिवली किस तरह डिफाइंड है आप ये देखिए। ये अगर ये क्यूब 100 बाई 100 का है और ये शायद कितने का है, ये 50 का डायमीटर का ये सिलेंडर है। अगर मैं इसको 100 बाई 100 से 200 बाई 200 कर दूं, इस क्यूब को 200 बाई 200 और फिर इसको रीबिल्ड कर दें, तो आप ये देख सकते हैं कि जो सिलेंडर है ये इस क्यूब के अभी भी सेंटर पे है। लेकिन यदि मैं इसी तरह का दूसरा पार्ट खोलूं और इसमें ये चेंज करूं, जो सेम चेंज जो मैंने अभी पहले किया फीचर्स में, यहाँ पर चले जाते हैं स्केच में और इसको मैं कर देता हूँ 200 बाई 200 और इसको रीबिल्ड कर देते हैं। तो आप देखिए कि ये जो क्यूब है ये ऑफसेट हो गया है, क्योंकि ये जो सिलेंडर था, सिलेंडर ऑफसेट हो गया है। सिलेंडर इसलिए ऑफसेट हो गया कि ये जो सिलेंडर का सेंटर था वो क्यूब के फेसेस से रिलेटिवली डिफाइंड था, कि ये जो सिलेंडर का सेंटर है इस फेस से 50 mm की दूरी पर रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 50 mm लिखा हुआ है, और इस सेंटर को इस फेस से भी 50 mm की दूरी पर रखना है। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन की वजह से ये जो सिलेंडर है वो ऑफसेट हो गया। लेकिन पहले केस में ये इस तरह से डिफाइंड था कि कुछ भी डायमेंशन हो उस क्यूब का, इस सिलेंडर को इस सरफेस के सेंटर पे रखना है। तो जब कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइनिंग आप लोग स्टार्ट करेंगे तो ये बात ध्यान रखनी होगी कि डिजाइन इंटेंट क्या है। अगर मान लीजिए ये कोई पार्ट होता जो कि किसी होल में मेट कर रहा है, किसी दूसरे कंपोनेंट के होल में मेट कर रहा है, और आप चाहते हैं कि मैं इस पार्ट का स्ट्रेंथ बढ़ा दूं बाय इंक्रीजिंग द डायमेंशंस, तो अब जैसे ही ये डायमेंशन बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपका डिजाइन इंटेंट क्लियर नहीं है तो आप सब मिसअलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो डिजाइनिंग से पहले डिजाइन इंटेंट क्या है इस बात को हम लोग को, उसमें थोड़ा एक इंजीनियरिंग जजमेंट का भी एक छोटा सा पार्ट है कि आप इसको फोर्सी करें कि आगे क्या क्या चेंज मुझे करना पड़ सकता है, और उस चेंज के हिसाब से डिजाइन इंटेंट रखें। जो सेंटर्स हम लोग डिफाइन करते हैं, हाँ, तो सरफेस के कंपैरिजन में करते हैं ना, कि जो भी सरफेस होगा उसके सेंटर पे ही होगा। जरूरी नहीं है। अगर तू चाहता कि वो 50 बाई 50 पे ही जाके कहीं से मेट कर रहे, मतलब इस सरफेस से 50 mm पे, इस सरफेस से 50 mm पे, क्योंकि वो जो लोकेटिंग पिन, मान ले कोई किसी तरह का लोकेटिंग पिन है, उसको इस सरफेस से 50 mm पे ही रहना है, तो तू अगर उसको सेंटर पे रख के बनाएगा तो वहाँ पे वो फिजिबल नहीं है। मतलब एप्लीकेशन देखना है और ये देखना है कि आगे क्या क्या चेंजेस इसमें हो सकते हैं। हाँ, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, जैसे आप सेंटर को, जैसे वो सर्कल है उसको आप डिफाइन किए ना, हम्म। कि जब डायमेंशन बढ़ा दिए तो जो साइड वाला फेसेस है उसके करस्पॉन्डिंग वो चेंज हो गया। हम्म। लेकिन जो जो टॉप सरफेस है उसके सेंटर पे रखें, तो हम्म। कितना भी टॉप सरफेस चेंज होगा तो हमेशा सेंटर पे ही रहेगा। सेंटर पे रहेगा। वो कैसे करते हो बताऊँ? हाँ, तो ये सॉलिड वर्क्स का इंटरफेस है। जब आप पहले सॉलिड वर्क्स को डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह का सॉलिड वर्क्स का इंटरफेस खुलेगा। पार्ट मॉडलिंग के लिए आपको फाइल में जाना है, न्यू में जाना है। जब आप न्यू में जाएंगे आपके पास 4 या 3 ऑप्शन रहेंगे, ये तीसरा मैंने अलग से ऐड किया हुआ है टेम्पलेट्स का। जनरली 3 ऑप्शन आपको रहेंगे, या तो आप पार्ट मॉडलिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो असेंबली से स्टार्ट कर सकते हैं, पहले से आपने मॉडल किए हुए हैं, आप उनको असेंबल करना चाहते हैं, या फिर ड्राइंग से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब आपके पास पहले से पार्ट मॉडल है, आप उसके 2D ड्राइंग्स बनाना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वर्कशॉप में देने के लिए। तो शुरू करते हैं पार्ट मॉडलिंग से। पार्ट मॉडलिंग से शुरू करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करना है, ओके कर देना है। यहाँ पर आप देखिए इस कॉर्नर पे, इसको क्या बोलेंगे, बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट कॉर्नर, यहाँ पे आपका यूनिट्स दिख रहा है। इसमें यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन या तो आपका मिलीमीटर्स है, सेंटीमीटर है, मीटर है,
अगर आपको इंपीरियल यूनिट में काम करना है तो इंच वगैरह भी है, तो आप अपना अप्रोप्रिएट यूनिट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्केच स्टार्ट करने के लिए आपको एक प्लेन की जरूरत होती है, तो 3 बेसिक प्लेन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। किसी भी प्लेन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉप प्लेन से स्केच करने के लिए। टॉप प्लेन पे स्केच स्टार्ट करने के लिए आपको टॉप प्लेन पे क्लिक करना है, फिर टॉप प्लेन पे क्लिक करना है, फिर स्केच में जाना है, और स्केच में जाने के बाद दोबारा स्केच में जाना है। यहाँ पे सबसे लोग बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे हो रहा है। टॉप प्लेन पे क्लिक करना है, स्केच टैब में जाना है, फिर स्केच के अंदर जाना है, तो ये आपको टॉप प्लेन का जो है नॉर्मल व्यू दिख जाएगा। मतलब नॉर्मल व्यू मतलब परपेंडिकुलर टू टॉप प्लेन। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग कमांड मैनेजर। ये जो कमांड मैनेजर, ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मतलब किस टैब में आप हैं, उस टैब के हिसाब से आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे। मैश मॉडलिंग में है कि वेल्डमेंट में है कि शीट मेटल में है कि स्केचिंग में है कि स्केच में है कि फीचर्स में है। अभी हम लोग स्केच में है, तो स्केच के रिलेटिव जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये आपके ड्राइंग ऑप्शन। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं फीचर ट्री। और ये जो छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेड्स अप डिस्प्ले। ये आपका कमांड सर्च बार है। अब मान लीजिए कोई भी स्केच स्टार्ट करना है, तो आप ये स्केचिंग टूल्स का यूज कर सकते हैं। ये लाइन टूल है। मान लीजिए मैंने लाइन टूल उठाया, लाइन टूल उठाने के बाद आपका जो कर्सर है उस तरह का चेंज हो जाएगा, पेंसिल बना जाएगा और इसके साथ एक लाइन टूल का एक सिंबल दिख रहा है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी ये टूल के साथ चिपका हुआ है, अभी भी ये लाइन टूल पे है, तो अगर आपको बाहर आना है तो आप एस्केप दबा दीजिए, तो आपकी एक लाइन ये बन गई है। लेकिन अब आप देखिए कि ये जो लाइन है, यहाँ पे आप ये स्टेटस देख सकते हैं, ये बोल रहे हैं अंडर डिफाइंड लाइन है। मतलब इस लाइन के रिलेटिव जो डायमेंशंस और रिलेशन है वो क्लियर नहीं है। तो मैं एक एक करके इसके रिलेशंस और डायमेंशन स्पेसिफाई करूंगा और आप देखेंगे कि ये जो लाइन का स्टेटस है ये अंडर डिफाइंड से फुली डिफाइंड हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये कि इस पूरे 2D स्पेस में सॉलिड वर्क्स के पास केवल इस ओरिजिन का एड्रेस है, 000 का एड्रेस है। बाकी आप कहीं भी स्पेस में कुछ भी बनाते रहिए, उसका एड्रेस सॉलिड वर्क्स के पास नहीं है, तो अनडिफाइंड ही रहेगा। तो कोई एक रिलेशन इस ओरिजिन से आप लोग को रखना ही होगा। मान लीजिए मेरे को रिलेशन देना है कि ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ कोइंसिडेंट हो, तो मैं कैसे दूंगा कि मैंने यहाँ पे ये पॉइंट सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया और ये ओरिजिन सेलेक्ट किया। पांडे सर, इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे को ये कोइंसिडेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको कोइंसिडेंट पे क्लिक कर देना है, तो एक रिलेशन आपने फिक्स कर दिया कि दोनों पॉइंट्स कोइंसिडेंट हैं ओरिजिन पे। लेकिन ये अभी भी अंडर डिफाइंड है, आप देख लीजिए अंडर डिफाइंड है। क्यों अंडर डिफाइंड है? क्योंकि इस लाइन का लेंथ आपको नहीं आपने डिफाइन किया अभी तक। तो लाइन का लेंथ डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशंस का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक कर लूंगा, लाइन पे क्लिक करूंगा और फिर बाहर आके क्लिक कर लूंगा। ये इस तरह से इसके परपेंडिकुलर बाहर आने की कोशिश करेंगे। अगर आप साइड जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल से और ऊपर जाएंगे तो वर्टिकल से भी डायमेंशन। यहाँ पे मैंने इसको परपेंडिकुलर, आई विल मूव, विल क्लिक हियर, और यहाँ पर हम लोग डायमेंशन मान लीजिए 180 डाल देते हैं। 180 डालने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, आप इस डायमेंशन से बाहर आ जाएंगे। अब इस लाइन की लेंथ फिक्स्ड है, लेकिन ये अभी भी अंडर डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि ये फ्री टू रोटेट है, ये घूम सकता है। तो अगर मेरे को फुली डिफाइन करना है तो एक एंगल और लगेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि एंगल किसी रिलेटिव डिफाइन होगा, रिलेटिव टू हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो मैं एक कंस्ट्रक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए 3 ऑप्शन है, लाइन, सेंटर लाइन और मिड पॉइंट लाइन। आपको इस सेंटर लाइन वाला ऑप्शन लेना है और यहाँ से एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेना है। ये लाइन हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो केवल इस लाइन पे क्लिक कीजिए और ये आपको ये रिलेशन दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ है। तो ये रिलेशन आपको दिखा रहा है कि दिस इज हॉरिजॉन्टल। अगर ये हॉरिजॉन्टल नहीं होता, मान लीजिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये इस तरह का लाइन आपने बना लिया, आपको इसको हॉरिजॉन्टल करना है, सिंपली क्लिक ऑन इट और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रिलेशन है, ऐड रिलेशंस के अंदर इसको आप क्लिक कर दीजिए, ये हॉरिजॉन्टल हो गई लाइन। अब इसका रोटेशन रोकने के लिए मेरे को स्मार्ट डायमेंशन में जाना है, लाइन पे क्लिक करना है, ये रेफरेंस लाइन पे क्लिक करना है और ये देखिए एक एंगल आ गया। मान लीजिए मैंने इसको दे दिया 60 और ऐसा करते ही ये आप देख लीजिए स्टेटस जो है ये चेंज हो गया फुल्ली डिफाइंड पे, और जो स्केच का जो कलर था जो कि इनिशियली ब्लू था वो ब्लैक हो गया। मतलब अब ये जो स्केच है ये फुल्ली डिफाइंड है। अब इसमें यूजर के ऊपर कुछ नहीं छोड़ा गया, इसमें सब कुछ डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। इसमें यूजर के इमेजिनेशन के ऊपर कुछ नहीं है, डिजाइनर ने सब कुछ इसमें डिफाइन कर दिया है, कुछ एम्बिगुअस नहीं है। तो ये तो हो गया लाइन टूल। इसी तरह से एक और टूल देख लेते हैं, ऐसे सर्कल टूल है। सर्कल टूल में पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, बाहर निकाल देते हैं। क्या ये
फुली डिफाइंड है, फुली डिफाइंड नहीं है, ये अंडर डिफाइंड लाइन है। अगर मेरे को इसको फुली डिफाइन करना है तो ये मैं सेंटर पॉइंट पे क्लिक करूंगा, इस ओरिजिन पे क्लिक करूंगा, कोइंसिडेंट दे देता हूँ। अभी भी ये अनडिफाइंड है, अंडर डिफाइंड है, यहाँ पर आप देखते रहिए। और इसका कलर देखते रहिए कि ये ब्लू ही है। इसका रेडियस कम ज़्यादा हो सकता है, तो मैं इसको रेडियस स्पेसिफाई कर देता हूँ, मान लीजिए 200 mm में स्पेसिफाई कर दिया। और अब आप देखिए कि ये जो स्केच है ये फुली डिफाइंड हो गया। यहाँ पे फुली डिफाइंड है क्योंकि इसमें और कुछ डिफाइन करने के लिए बचा नहीं। एक शॉर्टकट है, अगर आप राइट क्लिक करेंगे और माउस को घुमाएंगे तो आप यहीं से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने माउस के ऊपर लेके गया तो ये डायमेंशन मैंने सेलेक्ट कर लिया है। मैं अब यहाँ पे क्लिक करके इसका डायमेंशन दे सकता हूँ। यदि मैं इसको नीचे लेके आऊँ तो ये एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेगा, साइड में लेके जाऊँ तो एक ही सर्कल सेलेक्ट कर लेगा, इस साइड लेके जाऊँ तो ये लाइन सेलेक्ट कर लेगा। हालांकि ये शॉर्टकट्स का कोई मतलब नहीं है, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि अगर मैं कभी डायमेंशंस के लिए मैं राइट क्लिक करके ऊपर चले जाऊँ तो ये ऑटोमेटिक डायमेंशन मोड में आ जाएगा। और किसी भी मोड से बाहर आना है एस्केप दबा दीजिए। इसी तरह से और भी आपके पास स्केच टूल्स अवेलेबल हैं। एक कॉम्प्लिकेटेड वाला कोई सा देख लेते हैं। मान लीजिए एक पॉलीगन, पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड्स डिफाइन करने के लिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 6 डिफाइंड है, ये दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे 6 डिफाइंड है। कोई और अगर आपको ट्रायंगल बनाना है तो आप 3 ले लीजिए और फिर इस तरह से आप ट्रायंगल बना सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई नट वगैरह मॉडल करना है, हेक्सागोनल नट, तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको 6 ले लेना है और एक ये इस तरह का हेक्सागोनल नेट डिफाइन कर लेना। अभी भी ये अंडर डिफाइंड है। फुली डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले तो मैं 2 पैरेलल फेस के बीच का डायमेंशन दे दूं। जैसे कि आपके पास अगर कोई नट हो तो आप वर्नियर फंसाएंगे तो इन 2 पैरेलल बीच के सरफेसेस में वर्नियर फंसा के वो डायमेंशन वहाँ पे दे सकते हैं। मान लीजिए कि वो 100 है, तो ये अभी भी अंडर डिफाइंड है। आपको फुली डिफाइन करने के लिए आपको बताना होगा, क्योंकि ये अनडिफाइंड है, क्योंकि ये रोटेट कर सकता है। तो अगर मैं किसी इसके एक एज को क्लिक करके वर्टिकल या एंगल भी दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं किसी को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कर दूं तो ये देखिए पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा, ये फुली डिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे एक ये आर्क है। आर्क मेरे को डिफाइन करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अच्छा, ये 3 पॉइंट आर्क है। इसमें कई तरह से आप आर्क बना सकते हैं। एक सेंटर पॉइंट आर्क है, टेंजेंट आर्क है और ये 3 पॉइंट आर्क है। अभी जो मोड कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को ये 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करना है। 3 पॉइंट आर्क मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरे पॉइंट से इसका रेडियस डिफाइन हो रहा है। अब देखिए, अब मेरे को इसको फुली डिफाइन करना है तो किस तरह से फुली डिफाइन कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये फिक्स है, ये तो बढ़िया चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि इसका एक हम लोग रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। रेडियस डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने 50 mm दे दिया। अभी भी ये फुली डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है, आप इसको मूव करके देख सकते हैं कि ये क्यों फुली डिफाइंड नहीं है। क्योंकि ये शायद रोटेट कर सकता है न, इसका आर्क लेंथ चेंज हो रहा है। तो अगर मेरे को आर्क लेंथ स्पेसिफाई करना है तो फिर से स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और ये आर्क पे क्लिक कर देंगे। और मान लीजिए मैंने इसका आर्क लेंथ दे दिया 157। अभी भी फुली डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप इसको मूव करके देख सकते हैं कि क्यों फुली डिफाइंड नहीं है। क्योंकि ये अभी इस पॉइंट के अबाउट पिवट कर रहा है। यदि मैं इन दोनों को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दूं कि अब ये नहीं मूव करेंगे, ये दोनों पॉइंट हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, तो अब ये फुली डिफाइंड हो गया। तो इस तरह से आप स्केच टूल्स का यूज कर सकते हैं, स्केच टूल्स का यूज कर सकते हैं। बाकी और भी कई सारे स्केच टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे मान लीजिए एक एलिप्स है, मुझे एक एलिप्स बनाना है तो मैं इस तरह से एक एलिप्स बना सकता हूँ। देखिए, अगर एलिप्स को अगर हम लोग को फुली डिफाइन करना है तो क्या कर सकते हैं, वापस स्केच में जाएंगे, इसका जो मेजर डायमीटर है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कुछ मेजर डायमीटर दे देते हैं 150 और इसका एक माइनर डायमीटर दे देते हैं 50। क्या अभी भी डिफाइंड है, फुली डिफाइंड नहीं है। फुली डिफाइन करने के लिए ये एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये रोटेट कर पा रहा है इसलिए फुली डिफाइंड नहीं है। तो ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं और ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। तो अब देखिए, अब आप ये फिर फुली डिफाइंड हो गया। तो इस तरह से रिलेशंस और डायमेंशंस की मदद से आप कोई भी स्केच को फुली डिफाइन कर सकते हैं। फुली डिफाइंड स्केच के आगे ही आपको बढ़ना है। बिना फुली डिफाइंड स्केच किए आपको फीचर में नहीं जाना है, नहीं तो फिर दिक्कत ये आएगी कि फीचर में अगर आप कुछ चेंज करेंगे या गलती से कोई डायमेंशन चेंज हो गया तो आप फिर उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि कौन सा डायमेंशन चेंज हुआ था जिसकी वजह से ये फीचर्स अपडेट हुए। पैटर्न देख लीजिए, एक पैटर्न टूल हम लोग के पास अवेलेबल है।
मान लीजिए कि मेरे पास एक इस तरह का सर्किल है, मैं इसको फुली डिफाइन कर देता हूँ, इसको मैं 200 दे देता हूँ। एक बार और आप लोग को बता दूं कि अगर आपको डायमेंशंस लेने हैं तो राइट क्लिक करना है और ऊपर की तरफ जाना है, तो अपने आप ये डायमेंशन मोड में आ जाएगा। बाहर आने के लिए एस्केप। अब इसके अंदर मैं एक छोटा सर्कल इस तरह से बना लेता हूँ। ये छोटा सर्कल फुली डिफाइंड नहीं है, फुली डिफाइन करने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को मैं कर देता हूँ हॉरिजॉन्टली अलाइन, ताकि ये मूव ना कर पाए इस तरह से। तो मैं इसको कर देता हूँ, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको दे दिया वर्टिकल, तो ये दोनों वर्टिकल रहेंगे, हमेशा वर्टिकली अलाइन रहेंगे। एक रेडियस दे देते हैं इसको, मान लीजिए 25 mm का रेडियस दे दिया, और एक डायमेंशन दे देते हैं इस ओरिजिन पॉइंट से, इस तरह से डायमेंशन दे देते हैं 75। अब ये फुली डिफाइंड है। अब इस छोटे वाले सर्कल को मेरे को पैटर्न करना है। किस तरह से पैटर्न करेंगे कि पहले इस सर्कल को क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पर ये देखिए स्केच पैटर्न है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। दो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, एक लिनियर और एक सर्कुलर। सर्कुलर सभी स्केच पैटर्न, सभी स्केच के अंदर सब चल रहा है ना? हाँ, सब स्केच के अंदर चल रहा है, अभी हम लोग सब स्केच के अंदर ही हैं। ये सब स्केच के टूल्स हैं। तो इसको मैंने क्लिक किया, स्केच फीचर में गए, सर्कुलर स्केच पैटर्न पे क्लिक कर लिया। अच्छा, ये पॉइंट ऑलरेडी सिलेक्टेड था, अगर मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ये क्लिक करके यहाँ पे डिलीट का बटन दबा दिया, और इस तरह का अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि इस वाले सर्किल का सेंटर पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, मतलब कितने पैटर्न्स आपको चाहिए, 4 हैं, मान लीजिए मैंने 6 कर दिया और इसको ओके कर दिया। अभी भी ये देखिए फुली डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मूव हो सकते हैं। अब इसको फुली डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, किस तरह से ये फुली डिफाइन होगा। रेडियस देने का तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, क्योंकि ये 25 mm का ही रेडियस पैटर्न हुआ है। लेकिन अगर मैं इसके पहले इंस्टेंस को डिफाइन कर दूं हॉरिजॉन्टल से, मान लीजिए इस तरह से हॉरिजॉन्टल से, बस ओके पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं इसको एक वर्टिकली भी डिफाइन कर देता हूँ। इतना कर देने से आप देख सकते हैं कि ये वापस फुली डिफाइंड हो गया है। ठीक है, एक लीनियर पैटर्न भी देख लेते हैं। लीनियर पैटर्न के लिए मान लीजिए मैंने फिर से एक इस तरह का एक सर्कल ले लिया, इसको फुली डिफाइन कर दिया। फुली डिफाइन करने के लिए अगेन 50 mm मैंने कर दिया। स्केच करना है, पैटर्न करना है, तो पहले आप इस पर क्लिक कर लीजिए, जिसको पैटर्न करना है उस पर क्लिक कर लीजिए, फिर यहाँ चले जाइए और यहाँ लीनियर स्केच पैटर्न का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। दो इंस्टेंसेस के बीच की स्पेसिंग है ये दो इंस्टेंसेस के बीच की स्पेसिंग, अगर मान लीजिए अभी ये दिखा रही है 10 mm, मैं इसको 50 कर दूं, तो ये देखिए दो इंस्टेंसेस के बीच की स्पेसिंग 50 हो गई। और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने पैटर्न चाहिए वो है ये वाला फिगर, तो इसको मैं बढ़ाने से नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बढ़ते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 60। तो ये तो पैटर्न हुआ केवल एक्स में। यदि आपको वाई में पैटर्न करना है तो यहाँ पर आप वाई में अभी ये केवल एक है, आप इसको बढ़ा दीजिए, 2 कर दीजिए। वापस से ये नंबर ऑफ इंस्टेंसेस नहीं, ये दो इंस्टेंसेस के बीच का नंबर है, तो इसको मैंने 60 कर दिया, और ये नंबर है कि कितने इंस्टेंस आपको चाहिए, इसको मैंने बढ़ा दिया, ओके कर दिया। अब आप देखिए कि ये फुली डिफाइंड नहीं है, अंडर डिफाइंड है। फुली डिफाइंड करने का प्रयास करेंगे कि पहले इस दोनों को हम लोग कर देते हैं हॉरिजॉन्टली अलाइन, और ये पहले इंस्टेंस का हम लोग यहाँ पे डायमेंशन दे देते हैं 60 में। तो ये एक रो फुली डिफाइंड हो गई। इसी तरह से एक ऊपर वाले का भी कर लेते हैं, इसको हम लोग दे देते हैं 60। फुली डिफाइंड नहीं हुआ क्योंकि अभी ये वर्टिकल रिलेशन नहीं देना बाकी है, तो इस पे दोनों पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे वर्टिकल रिलेशन, ये फुली डिफाइंड। ठीक है, ये तो हो गया स्केच। अब बाकी इसमें और भी टूल्स हैं। एक और टूल देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण टूल है, वो है कि ट्रिम टूल। अब मैं इसमें डायमेंशन में डिफाइन नहीं करता हूँ, मैं जल्दी करने के लिए। बाकी अगर कोई वापस अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए देना है या किसी को आपको शेयर करना है तो आपको फुली डिफाइन करके आगे बढ़ना हो। ट्रिम टूल के लिए आपको यहाँ पे ट्रिम पे आना है। बाकी ऑप्शंस आप लोग खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन एक जो सबसे कॉमनली यूज्ड है वो है पावर ट्रिम। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर के जो लाइन्स हैं और ये जो सर्कल का पार्ट है ट्रिम हो जाए। करना ये होगा कि केवल क्लिक करना है खाली जगह में और लाइन के ऊपर मूव कर जाना है, तो वो लाइन ट्रिम हो जाएगी। क्लिक किया, लाइन के ऊपर मूव कर गया, क्लिक किया, लाइन के ऊपर मूव कर गए, क्लिक किया, लाइन के ऊपर मूव कर गए। इस तरह से यहाँ पे क्लिक किया, लाइन के ऊपर मूव, क्लिक, लाइन के ऊपर मूव, क्लिक, लाइन के ऊपर मूव। एक चीज़ और है कि शायद अगर आपने क्लिक कर दिया वापस इस रेड पॉइंट पे आ जाए, नहीं कुछ नहीं, ठीक है। क्लिक किया, लाइन के ऊपर मूव करने से ट्रिम हो जाता है। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप यदि आप बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। और कुछ और टूल्स भी हैं, जैसे कि एक मूव टूल वगैरह। अच्छा ठीक है, ये मैं बाद में एक और जब असेंबली का पार्ट आएगा तो मैं बता दूंगा। अभी एक हम लोग फुली डिफाइंड स्केच लेके आगे बढ़ते हैं।
ये सर्कल ले लिया, इसको हम लोगों ने मान लीजिए 100 डिफाइन कर दिया, ओके कर दिया। अब हम लोग को इसको एक्सट्रूड करना है, तो एक्सट्रूड करने के लिए स्केच मॉड्यूल से आपको बाहर आना होगा। बाहर आने के लिए आप सिंपली ये क्लिक कर सकते हैं, एग्जिट स्केच। अब ये स्केच आपके पास है, फुली डिफाइंड स्केच है। अब आप इसको एक्सट्रूड करना चाहते हैं, ये थोड़ा अंदर की तरफ, एक मिनट, इसको क्लिक करके यहाँ इसको आप एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो पहले स्केच पे क्लिक करना है, ये फीचर्स पे जाना है। अब जो है आपका फीचर्स वाले ऑप्शन एक्टिव है, या तो आप एक्सट्रूड कर सकते हैं, या तो आप रिवॉल्व कर सकते हैं, स्वीप कर सकते हैं, लॉफ्ट कर सकते हैं, या बाउंड्री बॉक्स बेस यूज कर सकते हैं। एक्सट्रूड करने के लिए यहाँ पे दिक्कत ये होगी लोगों की कि पहले स्केच पे क्लिक रहना है, जिसको एक्सट्रूड करना है उस पर क्लिक रहना है, क्लिक किया फिर आप एक्सट्रूड पे चले जाइए। तो आप देखिए कि अब ये एक्सट्रूड का ऑप्शन आ गया। कितना एक्सट्रूड करना है, मान लीजिए एक्सट्रूड करना है 100 mm, मैंने 100 mm एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड या तो ब्लाइंड एक्सट्रूड हो सकता है, और भी कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज्ड ऑप्शन है तो मिड प्लेन एक्सट्रूड हो सकता है। मिड से मतलब 50 ऊपर 50 नीचे एक्सट्रूड होगा। तो अगर आपको ये ब्लाइंड है, एक तरफ एक्सट्रूड है, दूसरी तरफ आप एक्सट्रूड करना चाहते हैं, केवल ये बटन दबा दीजिए, ये दूसरी तरफ एक्सट्रूड हो जाएगा। इसी के साथ एक ऑप्शन है ये ड्राफ्ट ऑप्शन। ड्राफ्ट ऑप्शन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा एंगल या टेपर्ड हो, जैसे कि आपको कोई मोल्ड डिजाइन करना है या फिर कोई कास्टिंग के लिए आपको मोल्ड डिजाइन करना है, तो उसमें जनरली ड्राफ्ट का ऑप्शन आपको देना पड़ता है, टॉलरेंस, ड्राफ्ट टॉलरेंस। अब यहीं पे आप दे सकते हैं, ये 1 डिग्री का ड्राफ्ट है, यदि आप इसको ऊपर बढ़ाते जाएंगे तो आप देखिए इसका टेपर बढ़ते जाएगा। ड्राफ्ट आपको अगर दूसरी तरफ देना है, ड्राफ्ट अगर दूसरी तरफ देना है तो आप इसको ड्राफ्ट आउटवर्ड पे क्लिक कर दीजिए, तो आप देखिए इसका ड्राफ्ट रिवर्स हो गया। एक थिन फीचर ऑप्शन है, यदि आप चाहते हैं कि ये हॉलो रहे तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, थिन फीचर ऑप्शन पे, और आप देखिए कि इसमें थिन फीचर से ये हॉलो हो गया। आपको थिकनेस कितनी देनी, मैं ड्राफ्ट हटा देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। ये थिकनेस कितनी देनी है, यहाँ पे दिखा रहा है थिकनेस 10 mm है, मैं इसको 5 mm कर सकता हूँ, तो इसका देखिए वॉल थिकनेस कम हो रहा है। अच्छा, ये वॉल थिकनेस भी आप एक तरफ, दूसरी तरफ या फिर सेंटर के हिसाब से कर सकते हैं। तो अब ये 1 डायरेक्शन में है, 2 डायरेक्शन में करने पे मतलब कि ये हो गया 10 mm अंदर की तरफ, 10 mm बाहर की तरफ। तो या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। ठीक है, मैं इसको थिन फीचर को भी हटा देता हूँ और इसको ओके कर दिया। ये आपका जो है बॉस एक्सट्रूड हो गया। इसी में आप कुछ और फीचर देख सकते हैं, जैसे कि एक रैप फीचर में दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा। रैप फीचर के लिए आपको एक प्लेन की जरूरत होगी। मान लीजिए कि आप इसके कर्व्ड फेस पे कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे प्रोपेलर टाइप का आपका कोई ऑब्जेक्ट है, आप चाहते हैं कि मैं एक प्रोपेलर बनाऊं या टरबाइन बनाऊं या कुछ बनाऊं, तो इस कर्व्ड फेस पे आपको बनाना है। लेकिन ये कर्व्ड फेस एक प्लेन नहीं है, एक 2D प्लेन नहीं है, तो जो चीज प्लेनर नहीं है उस पर आप स्केच कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए एक रैप फीचर आपके पास अवेलेबल है सॉलिड वर्क्स में। मुझे नहीं लगता कि किसी और, शायद क्रियो किसी ने यूज किया है क्या? डिजाइन मॉडलर, ठीक है, मैंने बीटीसी क्रियो यूज किया था, मुझे तो उसमें नहीं मिला। लेकिन एक ही रैप फीचर मैं आप लोग को बता देता हूँ कि रैप फीचर के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले एक रेफरेंस प्लेन लेना होगा। जैसे हम लोग रेफरेंस लाइन लेते थे, तो एक रेफरेंस प्लेन लेना होगा। तो आप रेफरेंस प्लेन के लिए ये एक रेफरेंस प्लेन, रेफरेंस ज्योमेट्री का ऑप्शन है, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है, प्लेन पे सेलेक्ट कर लेना है, और जो पहले से डिफॉल्ट प्लेन सॉलिडवर्क्स ने आपको दिए हुए थे उनमें से एक प्लेन आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये प्लेन मान लीजिए, फ्रंट प्लेन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये बता रहा है कि कितना ऑफसेट है ये प्लेन, जो रेफरेंस प्लेन आप बनाने जा रहे हैं वो इस फ्रंट प्लेन से कितना ऑफसेट है। मान लीजिए मैंने इसको दे दिया 50, या थोड़ा और दे देते हैं 80 दे देते हैं। तो 3 डिफॉल्ट प्लेन से एक चौथा प्लेन आपने डिफाइन कर लिया है, जो कि है ये प्लेन 1। अब इस प्लेन 1 पे हम लोग स्केच करते हैं। प्लेन 1 पे आए, स्केच में गए, स्केच टैब में गए, फिर स्केच के अंदर गए। अब इसका नॉर्मल व्यू चाहिए तो एक शॉर्टकट है Ctrl+8, इसका नॉर्मल आ गया। अब मैं एक ही स्लॉट टूल है, ये मैंने आपको पिछली बार मैं दिखाना भूल गया, लेकिन एक स्लॉट टूल, अगर आपको एक स्लॉट बनाना है तो आप एक स्लॉट, सर्कुलर स्लॉट नहीं, मुझे चाहिए स्ट्रेट स्लॉट। इस तरह का आप एक स्ट्रेट स्लॉट बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, इसको एग्जिट कर दीजिए। अब आपके पास ये एक प्लेन है, उसमें के स्लॉट बना हुआ है और ये एक सिलेंडर है। तो आप क्या कर सकते हैं कि फीचर में चले जाइए, रैप में चले जाइए। देखिए अब मैंने वो फीचर सेलेक्ट नहीं किया था, सीधे रैप में चला गया, तो आपको ये मैसेज आ रहा है। करना ये होगा कि स्केच को सेलेक्ट करना है, फिर रैप में जाना है। अब देखिए कि आपको सेलेक्ट करना है कि ये जो
स्लॉट है ये कहाँ प्रोजेक्ट होना है, तो इस सरफेस पे ये प्रोजेक्ट होना है। 3 ऑप्शन है, या तो आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, इम्बॉस, डीबॉस और एक स्क्राइब। मैं इसको इम्बॉस करता हूँ और क्लिक कर देते हैं ओके। तो आप देखिए जो स्लॉट आपने बनाया हुआ था वो इसके कर्व्ड फेस पे प्रोजेक्ट हो गया है। ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो स्केच यदि आप चाहते कि मैं ये वाला जो कर्व स्केच है ये मैं बना लूँ, तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। किया जा सकता है 3D स्केच से, लेकिन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये रैप फीचर की वजह से आपने प्लेनर स्केच को एक कर्व्ड प्लेन पे प्रोजेक्ट कर दिया। अब आप इसी में एक चीज़ और देख लीजिए कि रैप फीचर को आपको सेलेक्ट करके आप इसका पैटर्न कर सकते हैं। कैसे पैटर्न करना है? अच्छा, ये स्केच पैटर्न नहीं है, फीचर का पैटर्न हो रहा है। तो ये आपने इस फीचर को सिलेक्ट किया, ये लिनियर पैटर्न का ऑप्शन है, इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, सर्कुलर पैटर्न पे क्लिक कर दीजिए, और ये सेंटर पूछ रहा है कि किस सेंटर के अबाउट इसको लिनियरली नहीं सर्कुलरली पैटर्न करना है, इस एज के अबाउट कितने पैटर्न करना है। अभी इसमें करेंटली 3 सेट है, मान लीजिए मैं इसको 4 कर दिया और ओके कर दिया। तो ये देखिए इस तरह का ऑब्जेक्ट, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट आप इस तरह से बना सकते हैं। टर्बाइन ब्लेड्स हो गए, प्रोपेलर्स हो गए, बाकी इसका एंगल ऑफ अटैक वगैरह आपको मैथमेटिकली निकालना होगा, लेकिन इस तरह से आप बना सकते हैं। तो मैं इन सबको हाँ, तो जैसे ये ध्यान रखना हो सर कि जैसे इसमें रैप फीचर था, तो इस फीचर का ये ड्रॉप डाउन मेन्यू एक है, इसको आप क्लिक कर दीजिए तो आप देखिए कि ये फीचर किस स्केच से बना हुआ है। तो ये इस स्केच से बना हुआ है। इसमें आपको राइट क्लिक करना है और ये पहला ऑप्शन एडिट फीचर का, इस पर क्लिक कर देना है। फिर आप कंट्रोल 8 दबाइए, नॉर्मल व्यू आपको मिल जाएगा। अब मेरे को चाहता हूँ थोड़ा इसको मैं छोटा करना चाहता हूँ, तो ये इस तरह से, ये इस तरह से थोड़ा छोटा। बाकी इसको फुली डिफाइन आपको करना होगा। देखिए अगर आप फुली डिफाइन नहीं करेंगे तो यही प्रॉब्लम आएगी। अब इसमें कुछ, इसका कोई माई बाप नहीं है, ये जैसा चाह रहा है वैसा घूम रहा है। अब इसको मैं बाहर आ जाता हूँ, ये देखिए आप, अब ये चेंज हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो हो गया बॉस एक्सट्रूड और रैप फीचर। अब इसको डिलीट कर दिया जाए और बाकी फीचर देख लेते हैं। कंटिन्यू, ये क्योंकि अब फीचर्स डिलीट हो गए तो ये एरर दे रहा है, बाकी कोई इनसे मतलब नहीं है, आप केवल इनको डिलीट कर देते जा रहे हैं। मतलब बेसिकली हम लोग उस पे जाना चाहते हैं जैसे स्टार्टिंग में था। हाँ, अब हम लोग के पास केवल एक स्केच बचा है। कुछ और फीचर जैसे रिवॉल्व के लिए, एक रिवॉल्व को दिखा देता हूँ जल्दी से। मान लीजिए आपको स्फीयर बनाना है, एक स्फीयर बनाना है। स्फीयर आप कैसे बनाएंगे? स्फीयर नहीं, कुछ और कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपका इस तरह का पार्ट, रिवॉल्व फीचर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इस तरह का एक्सिस सिमेट्रिक पार्ट है, ये इस तरह का पार्ट है। इसको आप चाहते हैं कि ये जो पार्ट है, ये जो एरिया है इस कर्व के अंदर एरिया, ये इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व हो जाए। तो आपको इस तरह का एक फीचर बना लेना है, एग्जिट कर देना है स्केच को, फीचर में आके रिवॉल्व पे क्लिक कर देना है। देखिए फिर से प्रॉब्लम यही हुई कि मैंने स्केच नहीं क्लिक किया, तो मेरे को पहले स्केच पे क्लिक करना है, फिर रिवॉल्व पे क्लिक करना है, तो वो जो है एक्चुअली में फीचर एक्टिवेट हो। अब ये बोल रहा है किस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना है, तो इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना है। इसको कर दीजिए ओके। इस तरह से आप लोग एक्सिस सिमेट्रिक पार्ट बनाया जा सकता है। एक स्वीप का भी दिखा देता हूँ। स्वीप के लिए आपको 2 स्केच चाहिए, एक वो जिसको स्वीप करना है और एक वो पाथ जिसके अलॉन्ग स्वीप होना है। तो 2 स्केच बनाने के लिए क्या करना होगा, मान लीजिए हम लोग टॉप प्लेन पे चले जाते हैं। एक स्केच में यहाँ पे बना लेता हूँ, एक कोई मान लीजिए रेक्टेंगल बना, सर्कल ही बना लेता हूँ। ये सर्कल बना लिया, एग्जिट कर दिया। एक ये आपका स्केच है जो कि टॉप प्लेन में है। तो ये जो पाथ है, ये जो स्केच है, ये स्वीप होगा और एक स्वीप पाथ चाहिए। तो स्वीप पाथ के लिए मैं एक 3D स्केच का फीचर आपको दिखा देता हूँ कि यदि आप स्केच मोड में जाएं, इस स्केच पे क्लिक करने के बजाय इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और ये 3D स्केच पे क्लिक करें, तो बिना कोई प्लेन सेलेक्ट किए आप सॉलिड वर्क्स में स्केचिंग कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये स्प्लाइन टूल ले लिया, इस पे आ गया और आप देखिए बिना कोई प्लेन सेलेक्ट किए मैं इसको स्केच कर पा रहा हूँ। ये टूल अभी भी इसके साथ चिपका हुआ है, ये स्प्लाइन के साथ बाहर आना है, एस्केप दबा दीजिए। तो अब देखिए इस तरह के कि अब ये प्रॉब्लम है कि एक्चुअल में बन गया है एक ही प्लेन में। दोबारा से ट्राई करते हैं, ये स्केच टूल लिया। एक चीज और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये YZ लिखा आ रहा है उस कर्सर के पास, दिख पा रहे हैं YZ। तो मतलब आप अभी YZ प्लेन में ये लाइन बना रहे हैं। यदि मैं टैब दबाऊं तो अब देखिए ZX हो गया, तो अब ये प्लेन चेंज हो गया है।
फिर आप टैब दबाइए तो फिर YZ हो गया। तो ये टैब को चेंज कर करके आप प्लेन्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फीचर, इंजीनियरिंग फीचर बना पाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो अब ये देखिए इस तरह का पाथ बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसके साथ अलोंग स्वीप हो जाए। दो स्केच मेरे पास हैं, एक ये स्केच, एक 3D स्केच। वापस फीचर में आ जाएंगे, स्वीप बॉस बेस में चले जाएंगे। पहला ऑप्शन बता रहा है कि किसको स्वीप करना है, तो मेरे को इसको स्वीप करना है, ये वाले को। दूसरा ऑप्शन ये पूछ रहा है कि कौन सा पाथ है जिसके अलोंग स्वीप होना है, तो मेरे को इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए स्वीप का पैटर्न। अगर आप चाहते हैं कि पाइप है या आप कोई एसी का कॉन्डुइट बनाना चाहते हैं, डक्ट बनाना चाहते हैं, तो आप यहीं पे इसको थिन फीचर कर लीजिए। तो आप देखिए ये हॉलो हो गया। और इसकी वॉल थिकनेस कितनी रहनी है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि अभी ये 1 mm है, 2 mm कर सकते हैं, इसको आप चाहें तो 3 mm कर सकते हैं। मतलब एक परमिसिबल लिमिट है। उस लिमिट के बाद में होगा ये कि जहाँ पे कर्वेचर होगा वो पार्ट अपने आप सेल्फ इंटरसेक्ट करेंगे, उस केस में ये एरर दे देगा। मतलब मान लीजिए कि अगर मैं इसको 50 कर दूं तो ये नॉट पॉसिबल। ओ पॉसिबल, और बड़ा करने पे 200 करने पे इट इज नॉट पॉसिबल। तो अभी मैं इसको 50 पे रखता हूँ और इसको ओके कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ये स्वीप फीचर है। एक और कॉम्प्लिकेटेड फीचर है उसके लॉफ्ट बॉस बेस। उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। लॉफ्ट बॉस बेस के लिए आपको चाहिए, मान लीजिए कि एक क्रॉस सेक्शन से वेरी होता हुआ दूसरा क्रॉस सेक्शन, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, वो चेंज होता हुआ एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में बदल रहा है। इस तरह का आपके पास पार्ट है, वो आप बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बनाएंगे वो देख लीजिए। उसके लिए मैं एक टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके पैरेलल मेरे को एक प्लेन और चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने आपको पहले बताया कि फीचर्स में आना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, प्लेन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि कितना डिस्टेंस पे पहला प्लेन है। जितने डिस्टेंस पे, मान लीजिए अभी ये 60 पे, मैं इसको 50 पे कर देता हूँ। तो मैंने उस पर क्रॉस पे क्लिक कर दिया, तो ये वापस से मैं करता हूँ, ये प्लेन पे क्लिक कर देना है, ओके। तो ये पहला प्लेन, ये जो टॉप जो डिफॉल्ट प्लेन है वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अगर आपको इसको देखना है तो इस पर राइट क्लिक करके ये आंख वाली ऑप्शन है, शो ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये पहला प्लेन, दूसरा प्लेन, और एक और प्लेन ले लेते हैं, तीसरा प्लेन ले लेते हैं जो कि इससे ऑफसेट है। तो इस पे प्लेन पे क्लिक किया, रेफरेंस ज्योमेट्री में गए, फिर प्लेन पे क्लिक किया, ओके कर दिया। तो ये 3 प्लेन मेरे पास है। पहले प्लेन पे स्केच करते हैं पहला क्रॉस सेक्शन, इस तरह का क्रॉस सेक्शन। इस तरह का क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए कि ये है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये पहला क्रॉस सेक्शन। दूसरा क्रॉस सेक्शन में स्केच करता हूँ, ये दूसरे प्लेन पे स्केच कर लिया, मान लीजिए ये है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इस तरह का। और तीसरे प्लेन पे तीसरा क्रॉस सेक्शन स्केच कर लिया। प्लेन कैसे सेलेक्ट करना है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3। तो मेरे को प्लेन 3 पे स्केच करना है, तो प्लेन 3 पे क्लिक कर रहा हूँ, स्केच में जा रहा हूँ, फिर स्केच में जा रहा हूँ। और फिर मान लीजिए मेरे को ये चाहिए कि ये थोड़ा सर्कुलर है, लेकिन ये सर्कल थोड़ा बड़ा टाइप का है, इस तरह। तो ये 3 क्रॉस सेक्शन से होता हुआ मुझे एक पार्ट चाहिए। तो इसको करना ये होगा कि आपको फीचर्स में आ जाइए, और ये लॉफ्टेड बॉस बेस का ऑप्शन आपके पास है, इसको आप क्लिक कर लीजिए। और ये पूछ रहा है कि क्या 3 प्रोफाइल्स हैं। तो मेरे पास ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल है, और ये प्रोफाइल है। तो आप देखिए सर्कल से होता हुआ रेक्टेंगल में गया, फिर रेक्टेंगल से होता हुआ सर्कल में गया। अगेन अगर आप थिन फीचर चाहते हैं, आप पाइप बना रहे हैं, एसी का डक्ट वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे थिन फीचर पे क्लिक कर दीजिए और आप यहाँ पे थिकनेस स्पेसिफाई कर दीजिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अभी 1 mm थिकनेस है, बढ़ा सकते हैं इसको 2 mm कर सकते हैं। तो आप देखिए ये चेंज हो रहा है। और ये फीचर्स भी आपको ध्यान रख सकते हैं कि मिड प्लेन के अबाउट है, मतलब 2 mm बाहर, 2 mm अंदर। ये जितना अमाउंट है वो पूरा बाहर, और ये जितना अमाउंट है ये पूरा अंदर। नहीं, ये मिड प्लेन हो गया, एक ये वाला, हाँ, एक ये समझ गए होंगे आप। इसको ओके कर दीजिए। तो ये इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बनाए जा सकते हैं। एक और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एक बहुत सिंपल सा फीचर है, उसको फिलेट बोलते हैं, काफी कॉमनली यूज होता है। फिलेट पे क्लिक करके आप केवल एज को क्लिक कीजिए, इस एज को क्लिक कीजिए और यहाँ पे फिलेट रेडियस दे दीजिए, मान लीजिए 50 सेट है, इसको तो ये कॉर्नर्स को फिलेट करने के लिए एक्चुअल में हुआ ये है कि फिलेट का एक रेडियस है, तो मिनिमम रेडियस है। मैं हो सकता है कि इस फीचर की वजह से ये फिलेट नहीं काम कर रहा हूँ, मैं इसको दोबारा से इसको सप्रेस करता हूँ। एक कॉमन प्लेन पे लेके मैं आपको एक फीचर फिलेट दिखा देता हूँ कि मान लीजिए इस तरह का एक पार्ट ले लिया, इसको एक्सट्रूड कर दिया,
ओके कर दिया। फिलेट देने के लिए क्लिक करना है, केवल एज पे क्लिक कर देना है और ये आपको फिलेट यहाँ पे रेडियस बता देना है 50 mm। ठीक है, इस तरह से फिलेट किया जा सकता है। तो ये तो हो गई पार्ट मॉडलिंग। एक एग्जांपल ले लेते हैं अगर प्रॉब्लम ना हो तो, क्योंकि ये मैंने एक पहले से इसमें कोर्स में एक लिया हुआ था, हालांकि मैं एक मिनट, ये सर का हरी तू था क्या जब ये शॉर्ट टर्म कोर्स चल रहा था? हाँ। ये एक पार्ट मॉडल करना है। अगर आप लोग के पास सॉलिड वर्क्स है तो आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसका सोल्यूशन मैं आप लोग को देता हूँ। तो ये एक पार्ट है, ये पार्ट आपको मॉडल करना है। जनरली इसी तरह का होता है कि पार्ट की आपको ड्राइंग दे दी जाती है, उस ड्राइंग से आपको पार्ट मॉडल करना होता है। तो एक ब्रैकेट है, ये शायद एक बाइसिकल का जो फोर्क होता है, जो जो सस्पेंशन होता है, उसका एक माउंट ब्रैकेट है। ये जो 3 होल आप देख रहे हैं ये बोल्ट होल है, मतलब इनमें से बोल्ट एक एंड से जाएगा, दूसरे एंड से नट इसमें टाइट हुआ। तो ये पार्ट आपको मॉडल करना है। किस तरह से मॉडल कर सकते हैं, तो इसमें आप देख लीजिए कि पहले 3 सर्किल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्सिस सिमेट्रिक पार्ट है, ठीक है, एक्सिस सिमेट्रिक पार्ट है, इसमें 3 सर्किल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 50 के जो कि इनर सर्किल है, 60 का और एक 75 का। ये जो 75 जो 75 का सर्किल है, ये एक बोल्ट सर्किल डायमीटर है, मतलब ये एक्चुअल पार्ट नहीं है, ये बोल्ट लोकेशन दिखा रहा है, ये रेड कलर का सर्किल। तो मैं ये 3 सर्किल को पहले बना लेता हूँ स्केच में जाके। सॉलिड वर्क्स में जाएंगे, विंडोज चेंज करने के लिए मैं ऑल्ट टैब का यूज कर रहा हूँ। ऑल्ट टैब, फाइल में गए, न्यू में गए, पार्ट में गए, ये पार्ट आ गया। मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, स्केच में चले गए, स्केच में चले गए। अब स्केचिंग मोड में मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पे मेरे को 3 सर्कल बनाना है, 50 का, 60 का, 75 का। तो तुरंत यहाँ से सर्किल लिया, ये किया, यहाँ पे हमने दिया 50, डायमेंशन 50 दे दिया। दोबारा से सर्किल लिया, 60 ऊपर गए, यहाँ पे दे दिया 60 का, और फिर एक सर्किल जो कि लिया 75 का, ये 75 का सर्किल बना दिया। 75 का सर्किल आप लोग देख चुके हैं कि बोल्ट सर्कल डायमीटर था। ये फीचर बनाने में इस स्केच का कोई उपयोगिता नहीं है, केवल बोल्ट लोकेशन के लिए। तो मैं इसको क्या करूंगा कि इसको सेलेक्ट करके इसको बोल दूंगा कि भाई ये कंस्ट्रक्शन के लिए है, ताकि ये फीचर बनाते समय ये प्रॉब्लम ना करे। अब एक इस तरह का मुझे एक ये बनाना है, इसका सर्कल बनाना है। तो ये देख लीजिए कि इसका जो बोल्ट होल है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये 10 mm का है, 10 का है। तो मैं यहाँ पर एक सेंटर लाइन ले लेता हूँ। अगेन ये सेंटर लाइन का फीचर बनाने में कोई उपयोगिता नहीं, इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन रख रहा हूँ। सर्कल लिया, यहाँ पे ये था 10 mm का, इसको मैंने बना दिया 10 mm का, ठीक है। अब इसके ऊपर इस तरह का एक फीचर है जो कि ये 8 mm का आप ये देख रहे हैं, ये जो कर्वेचर है जो कि सर्कल के बोल्ट होल के ऊपर से जा रहा है, इसको ये 8 mm का है। तो इसको बनाने के लिए कई सारे ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं एक लाइन ले लूं और इस सर्किल पे मैंने क्लिक कर दिया और मैं बाहर आ रहा हूं। तो अब देखिए ये जो सर्किल है, इससे मैं अभी ये देखिए टेंजेंट पे है, जो ये लाइन है, नीली लाइन है, ये इस काले सर्किल्स के साथ टेंजेंट पे है। अभी नहीं है, शुरू में थी, अब देखिए ये इस पॉइंट पे है। तो मैं इसको क्लिक कर दिया, अब ये लाइन है, लाइन से मुझे आर्क में जाना है, तो आप वापस इस पॉइंट पे चले जाइए। और अब जब आप बाहर आएंगे तो आप देखिए एक आर्क आता है, बाहर आ रहा है आर्क। दोबारा से मैं इसको करता हूँ, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। लाइन टूल लिया, इस पे क्लिक किया, वापस से ये आए, वापस इस पॉइंट पे, ये वापस इस पॉइंट पे, और इस तरह से आर्क ले लिया और फिर इस सर्किल पे वापस। अब इसको फुली डिफाइन करना है। फुली डिफाइन करने के लिए ये दोनों पॉइंट हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। इसका डायमीटर मेरे को दिया हुआ है 8 mm का, डायमीटर नहीं रेडियस है, और ये रेडियस ही ले रहा है, आर लिखा हुआ है, मतलब ये रेडियस है, ये 8 mm का हो गया। ये सर्किल इस बोल्ट होल के साथ कोसेंट्रिक रहेगा, दोनों का सेम सेंटर रहेगा। तो यहाँ पे ये देखिए कोसेंट्रिक रिलेशन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। और ये जो लाइन थी, ये दोनों लाइंस जो थी, इनके बीच में 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन्ड है। तो यहाँ पे मैं इसको ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये 30 डिग्री मैंने दे दिया।
अभी भी फुली डिफाइंड नहीं, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है पार्ट। ये लाइन का एंगल देखिए आप, इस सेंटर पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन करने के लिए लाइन सेलेक्ट किया, सेंटर लाइन सेलेक्ट किया, ये लाइन सेलेक्ट किया, ये देखिए ये जो ऑप्शन है ये सिमेट्रिक का जो, जब आप कोई चीज एंटिटी सेलेक्ट करेंगे तो उस एंटिटी से रिलेटेड क्या कुछ कंस्ट्रेंट हो सकते हैं वो सॉलिडवर्क्स आपको ऑप्शन में दे देगा। तो यहाँ पे सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट है। इसको अभी आप देखिए फुली डिफाइंड स्केच मेरे पास है। अब इसको एक्सट्रूड किया जाए, तो एक्सट्रूड करने के लिए स्केच से बाहर आ जाएंगे, फीचर में चले जाएंगे, स्केच सेलेक्टेड है, बॉस एक्सट्रूड में चले जाएंगे। पहले मैं ये फीचर एक्सट्रूड कर लेता हूँ, ठीक है। कितना एक्सट्रूड करना है, 1 मिनट, 20 एक्सट्रूड करना है, तो मैं यहाँ पे 20 एक्सट्रूड कर देता हूँ। 1 मिनट, 20 एक्सट्रूड कर देते हैं। कैसे पता चला? ये जो उसका टॉप व्यू था ये, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मिड प्लेन से हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मिड प्लेन से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो 10 ऊपर 10 नीचे, इसको ओके कर दिया, सेंटर पार्ट बन गया। अब आप वापस इसको एक्सट्रूड कीजिए, इसी स्केच को क्लिक कीजिए, फिर एक्सट्रूड में चले जाइए। पार्ट बनाया है, जो पार्ट ऑलरेडी बन के फीचर बन चुका है उसी का स्केच मैं दूसरे फीचर बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ। इसको स्केच शेयरिंग फीचर बोलते हैं सॉलिडवर्क्स में। तो अब ये बोल रहा है कि कौन सा कंटूर है जिसको आपको एक्सट्रूड करना है। तो पहले मैंने वो सर्कल सेलेक्ट किया होता है, इस बार मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये रहेगा ब्लाइंड की जगह, मैं इसको कर देता हूँ मिड प्लेन, और इसको मैं कर देता हूँ ओके, ठीक है। एक यहाँ पर 8 mm का यहाँ पे फिलेट दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये R8। तो मैं ये फिलेट यहाँ पे दे देता हूँ 8 mm के। यहाँ पे फिलेट गए, ये यहाँ पे क्लिक किया, ये था 8 mm का फिलेट है ये। और इस तरह से यहाँ पर भी मैं 8 mm का फिलेट यहाँ पे दे देता हूँ। 1 मिनट, ये कुछ और सेलेक्ट हो गया, शायद फेस सेलेक्ट हो गया। अगर कोई चीज़ गलती से सेलेक्ट हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके आप कीबोर्ड पर डिलीट बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगी। ओके कर दिया। अब आप ये देखिए ये सिलेक्ट। एक इसमें इस तरह का ये पॉकेट कटा हुआ है, तो ये पॉकेट कैसे काटना है ये यहाँ पर ये दिया हुआ है इसके सेक्शन व्यू में। सेक्शन व्यू कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि ये देखिए हैच्ड है, तो जहाँ पे मटेरियल है और ये लिखा भी हुआ है सेक्शन ए सेक्शन कौन सा है, यहाँ पे सेक्शनिंग लाइन दिखाई हुई है कि ये ए सेक्शन ये है। तो आप देख सकते हैं कि एक परपेंडिकुलर, 2 परपेंडिकुलर लाइन है, कि ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से 45, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो मैं एक इस तरह का एक प्लेन बना लेता हूँ। टॉप प्लेन पे वापस आ जाइए, देखिए टॉप प्लेन बीच, ये फायदा हुआ मिड से एक्सट्रूड करने का। स्केच में चले जाइए, स्केच में चले जाइए, Ctrl 8 दबा दीजिए। फिर आप क्या कीजिए कि इस तरह की एक लाइन बना लीजिए, ये होगी इस तरह की लाइन बना लीजिए। और अब आप इसको डिफाइन करना स्टार्ट कीजिए। कैसे डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्शन लाइन ले लीजिए और आप इसको सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। इसके सेंटर से, कहाँ है इसका सेंटर, ये रहा, यहाँ पे सेंटर पे ज्वाइन कर दीजिए। इसको क्लिक कीजिए, इसको हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। फिर इसके बीच में 45 था, तो दोनों के बीच में 90 दे देता हूँ यहाँ पे। ये इसको मैं 90 दे देता हूँ। और कुछ सिमेट्री करने की शायद ज़रूरत नहीं है, कि है। अगर मान लीजिए मैं इन तीनों को कर देता हूँ सिमेट्रिक, तो शायद ये ओवर डिफाइन हो सकता है। नहीं, ठीक है। बाकी ये अंडर डिफाइंड है क्योंकि इसकी लेंथ स्पेसिफाइड नहीं है, इसकी लेंथ स्पेसिफाइड, और ये लेंथ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं बस इसको बाहर ले जाता हूँ और मेरे को इसको कट ही करना है। हालांकि आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। एक्सट्रूड कर दीजिए। अब आप फीचर में चले जाइए। कट एक्सट्रूड फीचर में पहले दिखा नहीं पाया था, यहाँ देख लीजिए कट एक्सट्रूड फीचर है। कितना इसको कट एक्सट्रूड करना है, 10 करना है। ये देख सकते हैं आप, ये 10 यहाँ पे दिया हुआ है। 3x10 का मतलब 3 जगह ऐसा करना है 10-10 के, ठीक है, इस तरह के कट एक्सट्रूड। तो मैं इसको ब्लाइंड की जगह इसको मिड प्लेन कर देता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। 3x10 मतलब कि ये जो है ये 3 ऐसे पॉकेट है। ये पहला पॉकेट है, ये दूसरा पॉकेट है। लेकिन हम लोग तो अभी बना रहे हैं, अभी एक ही बना रहे हैं, लेकिन फिर वो पैटर्न का यूज करके हम लोग उसको 3 कर सकते हैं। अच्छा, एक ही बना। तो अब अभी जो बना है वो 3 जगह तो बना नहीं, केवल एक ही जगह बना है। हाँ, अभी एक ही जगह बना है, क्योंकि स्केच देखना, तो स्केच इस तरह का एक ही तरफ मैंने मुंह खोला था ना, उसको 3 जगह करते तो 3 जगह हो जाता वो। एक चीज और आप इसमें देख सकते हैं, ये फिलेट है हरी, ये देख रहा है, ये ऐसा राउंड है। तो ये एक गजब का फीचर है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे फिलेट में चले जाइए और
ये जो पहला फिलेट ऑप्शन के बजाय आप ये वाला फिलेट ऑप्शन चूज कर लीजिए, फेस फिलेट, नहीं सॉरी, ये फीचर सेलेक्ट कर लीजिए, इसको बोलते हैं मुझे मालूम नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन इसमें 3 फेसेस से मिला के फिलेट बनाया जा सकता है। तो ये पहला फेस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला। सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट मैंने किया लेफ्ट क्लिक से, ओके करने के लिए मैं राइट क्लिक कर दूँ। तो एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये फिलेट में गए, ये लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब ये 1 2 3 फेस सेलेक्ट करना है। पहला फेस राइट क्लिक, फिर लेफ्ट क्लिक, तो देखिए सेलेक्ट हो गया। फिर ये राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक, फिर ये राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक, देखिए राइट ही करना है, पहले लेफ्ट, पहले राइट ही फिर लेफ्ट। एक मिनट, पहले लेफ्ट है फिर राइट है, लेफ्ट है फिर राइट है, ठीक है। फिर इसी तरह से दोबारा इस फेस पे भी चाहिए, तो पहले आपको करना है लेफ्ट राइट, फिर ये लेफ्ट राइट, फिर ये लेफ्ट राइट, हो गया, ठीक है। तो ये इसमें डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन देने की जरूरत क्योंकि नहीं वो है। अपने आप हाँ, तीनों को मर्ज, बीच वाला था उसको रेडियस लेके फिलेट दे देगा, कर देगा। हाफ कर देगा। तो अब इन तीनों को हम लोग को फीचर को पैटर्न कर लेना है। पैटर्न करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये सब सेलेक्ट कर लेना है। जितनी चीजें चाहते हैं आप पैटर्न करना, उतने को आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ चले जाइए, सर्कुलर पैटर्न पे चले जाइए और ये फेस सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब देखिए कितने पैटर्न करने, 3 पैटर्न करने, 3 पे इसको एंटर कर दीजिए और इसको आप क्लिक कर दीजिए ओके। तो आप देखिए ये आपका पार्ट जो है रेडी हो गया। सेव करेंगे इसको, क्या करेंगे? इसमें सेव करना होगा। सेव करने का कहानी बाद में कहेंगे। सेव। अच्छा अच्छा, ये भी बात ठीक। सेव करने के लिए जैसे आपको 3D प्रिंट वगैरह करने के लिए वो मैं बाद में कहानी कह दूंगा। मान लीजिए मैं इसको एग्जाम्पल नाम से सेव कर देता हूँ। तो ये तो हो गया एक पार्ट। इसी मॉडल में आप देखिए, यदि आपको बोला जाए कि ये चेंज आपको करना है तो आप किस तरह से करेंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा से ट्राई कर सकते हैं बनाना। ये चेंज करना है। अब आप देखिए इसका जो एक फेस है वो घूम गया है, 90 डिग्री से घूम गया है। आपको ये चीज़ मॉडल करनी है। तो जो फीचर बेस्ड मॉडलिंग का जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था शुरू में, कि फीचर बेस्ड मॉडलिंग का क्या एडवांटेज है कि एक चेंज बाकी समय प्रोपोगेट कर जाता है, वो आप देख लीजिए कि किस तरह से वो एडवांटेज यहाँ पे काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने जो 3 फीचर किए हुए थे उसको मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। 2 कर दिया इसको इस तरह से। और जो 2 है वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है, 120 पे होंगे। पहले वाले में तो नहीं बना रहे ना, तो सेव हो गया ना एग्जांपल वाला। नहीं, वो पहले वाले में मैं एडिट कर रहा हूँ। नहीं, उसको सेव कर लीजिए, इसको कॉपी करके दूसरे वाले का तो अलग। ठीक है, इसको मैं सेव एज करके मैं इसको एग्जांपल एडिट कर देता हूँ। ये सेकंड वाला, हाँ पहला वाला ऑलरेडी सेव है। सेव है। तो ये जो पार्ट था जो कि 3 थे उसको मैंने 2 कर दिया। 2 120 पे। अब जो तीसरा जो कि फेस घूम चुका था वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो उसके लिए मुझे एक प्लेन चाहिए। अब आप देखिए कि ये, इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे कहीं पे वो फीचर बनना है। क्या कोई ऐसा प्लेन है जो इस लोकेशन से पास हो रही है? देख लेते हैं। ये प्लेन तो नहीं हो रही है, ये प्लेन तो नहीं हो रही है, ये प्लेन भी नहीं हो रही है। तो आपको एक रेफरेंस प्लेन की जरूरत है। रेफरेंस प्लेन बनाने के लिए मैं ये फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्केच में जा रहा हूँ, स्केच में जा रहे हैं, कंट्रोल 8 दबाने से नॉर्मल हो जाएगा। अब ये आर्क आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये आर्क आप सेलेक्ट कर लीजिए और कन्वर्ट एंटिटीज में चले जाइए, ठीक है। तो आपके पास एक आर्क है, फुल्ली डिफाइंड आर्क है। फुल्ली डिफाइंड क्यों किया? क्योंकि ये फीचर से बन के ये आर्क बना, ये आपने नहीं ड्रॉ किया है, पहले से फीचर था उसको आपने कन्वर्ट किया है। कंट्रोल 8 से नॉर्मल व्यू, एक लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, सेंटर लाइन, जो कि इसके सेंटर से होता हुआ इस लोकल सेगमेंट के परपेंडिकुलर होता हुआ जाएगा और ये यहाँ कहीं तक एक्सटेंड हो। एक लाइन इसके परपेंडिकुलर सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। तो परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट देना होगा, यहाँ पे सिलेक्ट किया आपने, यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको कर दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इस स्केच का यूज करते हुए हम लोग एक प्लेन बना लेते हैं। प्लेन बनाने के लिए फीचर्स में जाना है, रेफरेंस ज्योमेट्री, प्लेन में जाना है। अब आप पहले ये लाइन सेलेक्ट कर लीजिए और ये वाली लाइन सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा, मतलब मैं करना क्या चाह रहा हूँ। एक प्लेन चाहिए जो कि इस लाइन को कंटेन करे और इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है ना? तो प्लेन सेलेक्ट किया, ये लाइन सेलेक्ट किया, एक मिनट, पहले ये प्लेन सेलेक्ट किया, फिर ये लाइन सेलेक्ट किया
और फिर ये वाली लाइन सेलेक्ट किया। अभी ये हो रहा है कि दोनों लाइन को कंटेन कर रहा है। तो आप ये देखिए जो दूसरा ऑप्शन है इसको आप कोइंसिडेंट या परपेंडिकुलर कर दीजिए, तो देखिए आपको वो प्लेन आ गया। ठीक है, ये प्लेन आ गया। अब इस स्केच को हाइड कर सकते हैं, राइट क्लिक करिए, यहाँ पे हाइड हो जाएगा। अब ये प्लेन आपके पास है, इस प्लेन पे क्लिक कीजिए, स्केच में जाइए, स्केच में जाइए, Ctrl+8 दबाइए, ये आपको नॉर्मल व्यू मिल गया, ताकि मैं वो वाला फीचर बना सकूँ। फीचर बनाने के लिए जैसे पहले मैंने बताया लाइन टूल ले लिया, इस तरह से बाहर आए। अब देखिए लाइन को मेरे को कर्व करना है, तो वापस इस पॉइंट पे चले जाइए, ये देखिए कर्व हो गया। अब ये इस तरह से आके मैंने ये, अब इसको डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं कि भैया जो है ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों हमेशा पैरेलल रहेंगी। इसका आर्क लेंथ क्या मालूम है? हाँ 10 तो ये 10 कर दिया मैंने इसको। ठीक है, एक बोल्ट होल है यहाँ पे, ये बोल्ट होल का डायमेंशन दिया हुआ है 8 mm का है, तो एक यहाँ पे बना लेते हैं 8 mm का। देखिए ये हो गया 8 mm का बोल्ट होल। और इसका सेंटर इसके सेंटर से 40 है, तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको मैंने कर दिया 40। ये लाइन अभी भी अंडर डिफाइंड है, लेकिन इसको डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये देखिए ये पार्ट अपने आप इसमें मर्ज हो रहा है, ये पहले वाले पार्ट में घुसेगा ये पार्ट, तो इसको डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप बाहर आ जाइए। अब आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, कितना एक्सट्रूड करना है ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 12 एक्सट्रूड करना है सेंटर्ड। तो ये फीचर स्केच पे सेलेक्ट, फीचर पे गए, एक्सट्रूड पे गए और इसको मिड प्लेन कर लिया और यहाँ पे मैंने 12 दे दिया। ठीक है, इसको कर दिया ओके, तो ये हो गया। अच्छा, एक इसमें एक स्प्लिट लाइन दी हुई है ताकि इसमें बीच में कट है, ये इसलिए दिया जाता है कि ताकि जब आप एक एंड से बोल्ट डालेंगे दूसरे एंड से नट टाइट करेंगे तो ये जो स्प्लिट लाइन है ये क्लोज होगी, मतलब क्लैंपिंग का के लिए जनरली दिया जाता है। तो ये स्प्लिट लाइन को बनाने का आपको एक बड़ा यूनिक तरीका मैं दिखाता हूँ कि आप ये फेस सेलेक्ट कर लीजिए, स्केच में चले जाइए, स्केच में चले जाइए, Ctrl+8 दबाइए, नॉर्मल व्यू आपको मिल जाएगा और एक लाइन आप बना लीजिए, बस एक लाइन, इस तरह से एक लाइन बना दीजिए। अच्छा, ये लाइन फुली डिफाइंड नहीं है क्योंकि इसका लेंथ डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये इस पॉइंट के और इस पॉइंट के सेंटर से होती हुई ये लाइन जा रही है। एग्जिट करेंगे, ये स्केच पे क्लिक करेंगे, फीचर में आ जाइए और यहाँ एक्सट्रूड बॉस पे इसमें कर दीजिए। कई सारे जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उसमें एक क्लोज्ड एंटिटी मांगता है कि जब तक वो क्लोज नहीं होगी तब तक फीचर में कन्वर्ट नहीं होगी। सॉलिडवर्क्स में आप ये देखिए कि ये थिन फीचर कट है, यहाँ पे बॉस एक्सट्रूड नहीं करना है, सॉरी, इसको आपको कट एक्सट्रूड करना है। ये आपने सेलेक्ट कर लिया, ये लाइन सेलेक्टेड है और ब्लाइंड करके, एक मिनट रुक जाइए, ये लाइन शायद इसको थिन फीचर, हाँ थिन फीचर पे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे थिकनेस दी हुई है, कितना कट का थिकनेस कितना है, 2 mm का कट, तो यहाँ पर आप इसको डाल दीजिए 2 mm, इसको कर दीजिए आप सेंटर से, इसको आप, ये पूरा नहीं कट रहा है तो आप इसका एक्सट्रूशन बढ़ा, मतलब कट कहाँ तक कट करना है उसको बढ़ा दीजिए, तो ये इस तरह का पार्ट जो है आपका तैयार हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें जो एंगल है वो भी चेंज है, ये 120 डिग्री से घुमा हुआ है, ये वाला जो कट ऑप्शन है, तो आप इसमें एक मूव फेस, पता नहीं काम करेगा कि नहीं, मूव फेस दे सकते हैं। मूव फेस शायद लास्ट टाइम ऐसे ही किया था, मूव फेस दे सकते हैं आप। मान लीजिए इस फेस को आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप चले जाइए, यहाँ पे आप कमांड टाइप कीजिए मूव, तो आप देखिए मूव फेस का कमांड यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए रोटेट और इसकी एक एक्सिस सेलेक्ट कर लीजिए, ये एक्सिस, ये एक्सिस, और यहाँ पर एक सेकेंड ये एक्सिस सेलेक्ट कर लीजिए, एक सेकेंड, ये एक्सिस सेलेक्ट नहीं हो रही है, हाँ अभी सेलेक्ट हुई, आप इसको कर दीजिए 45, कर दीजिए ओके। देखिए अभी आपका जो फेस था वो पीछे की तरफ मूव कर गया। सिमिलरली सेलेक्ट, मूव पे जाइए, एंटर दबाइए, यहाँ पे आपको मूव टाइप करना होगा,
रोटेट 3 है, ऑफसेट, ट्रांसलेट और रोटेट। आपको रोटेट करना है इस फेस को अबाउट दिस एक्सिस। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और ये एक्सिस सेलेक्ट करना है, इसको 45 दे दीजिए। ये इस तरफ मूव कर रहा है, आपको उल्टा मूव करना है, तो आप यहाँ पर देखिए फ्लिप डायरेक्शन का ऑप्शन है, क्लिक कर दीजिए, उल्टा मूव कर दीजिए। ये हो गया आपका पार्ट तैयार। असेंबली में जाने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि अगर आपको सिमुलेशन करना है, सॉलिड वर्क्स में सिमुलेशन करना है, तो वो सिमुलेशन किस तरह से करेंगे। भाई लोग ये बड़ा ध्यान से देखने वाली पार्ट है, क्योंकि केवल सॉलिड वर्क्स के अंदर ही मैंने एक पेपर लिखा था, केवल इसी के रिजल्ट्स थे, इसी का मॉडल था, इसी का आइटरेशन था, और तुरंत बहुत इमीडिएटली सेलेक्ट भी हुआ था। तो आप देख लीजिए कि इसका जो सिमुलेशन वाला पार्ट है, इसी के अंदर सॉलिड वर्क्स के अंदर, आपको कहीं एनसिस वगैरह की जरूरत नहीं, इसी के अंदर किस तरह से किया जा सकता है। इसी के अंदर मेरे को सिमुलेशन करना है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि इस पार्ट को एक मटेरियल देना होगा। तो मटेरियल देने के लिए आप देखिए मटेरियल दिखा रहा है, मटेरियल नॉट स्पेसिफाइड। राइट क्लिक कीजिए, एडिट मटेरियल में चले जाइए, थोड़ा टाइम लगेगा, इसकी एक मटेरियल्स लाइब्रेरी है वो खुलेगी। कई सारी मटेरियल्स लाइब्रेरी है, आप शायद वहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आयरन है, एल्यूमिनियम एलॉय, कॉपर, टाइटेनियम, जिंक एलॉय, अदर एलॉयज, प्लास्टिक, मेटल्स, जेनेरिक, ग्लास फाइबर्स, कार्बन फाइबर्स, कई सारी लाइब्रेरी है। इनमें से मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। AISA 1020 स्टील मैंने सिलेक्ट कर लिया, अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई कर दिया और क्लोज कर दिया। तो आप ये अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे पहले जो मटेरियल नॉट स्पेसिफाइड आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है AISI 1020 स्टील। अब मेरे को सिमुलेशन करना है, तो यहाँ पे देखिए सिमुलेशन का टैब है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, न्यू स्टडी में चले जाइए और यहाँ पे एक न्यू स्टडी ले लीजिए। मुझे एक स्टैटिक स्ट्रक्चरल स्टडी करनी है, तो यहाँ पहला स्टैटिक स्ट्रक्चरल दिखा रहा है। अगर आपको वाइब्रेशन स्टडी करनी है, फ्रीक्वेंसी वगैरह नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो उसके लिए भी है। तो मैं एक स्टैटिक स्ट्रक्चरल स्टडी पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद इसको आपको कर देना है ओके। अब आपको क्या दिखाना है, जैसे कि आप अगर आप एनसिस से फेमिलियर हैं, 3 चीज़ें आपको डिफाइन करनी है कि क्या चीज़ फिक्स्ड है, कहाँ पे लोड आ रहा है, क्या मैशिंग है। तो क्या चीज़ फिक्स्ड है, मान लीजिए मेरे को ये चीज़ फिक्स करनी है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है फिक्सचर्स। राइट क्लिक कीजिए, फिक्स ज्योमेट्री पे क्लिक कीजिए और ये इंटरनल फेसेस को सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से। तो ये चीज़ मेरी फिक्स्ड है, क्योंकि इसमें से बोल्ट जाना है, और फिर क्लैंप होना है। मैंने इसको कर दिया ओके, ये फिक्स्ड है। कहाँ पे लोड देना है, तो ये एक्सटर्नल लोड्स का ऑप्शन है। राइट क्लिक कीजिए, फोर्स पे चले जाइए। जनरली यहाँ पर जो है दूसरा पार्ट लगेगा इन बोल्ट होल में, तो यहाँ पे मेरे को फोर्स देना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और अच्छा, फोर्स का डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्टेड डायरेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ और वहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 है, पर आइटम और टोटल। पर आइटम मतलब हर एक स्पेसिफाइड ज्योमेट्री पे आपको उतना मैग्नीट्यूड का लोड आएगा, और टोटल मतलब शेयर्ड लोड चारों में कितना आ रहा है। हाँ, ये जो 4 फेसेस है ना, 1 2 3 4, तो शेयरिंग में कितना है, तो मैं इसको टोटल कर देता हूँ। और एक सेलेक्टेड डायरेक्शन का उसमें ऑप्शन आ रहा है कि किस डायरेक्शन में लोड है। तो कोई भी एक एज जो आपकी डायरेक्शन से अलाइन होती हुई वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, तो अब देखिए फोर्स का एरो इस तरफ चेंज करना है, तो यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन कर दिया। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, मान लीजिए 1000 न्यूटन है, तो ये मैंने 1000 न्यूटन का यहाँ पे लोड दे दिया, ओके कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है, रन कर देना है। सॉलिड वर्क्स अपने आप मशीन करेगा और आपको रिजल्ट्स दे देगा। ये FEA सॉल्वर है और ये देखिए यहाँ पे आ गया सॉल्वर। एक चीज़ आप इसमें देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि मेरे को इस रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है कि ये क्या है, क्या मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे, तो रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने का एक बढ़िया तरीका ये है कि आप इसको राइट क्लिक कीजिए, रिजल्ट्स है, राइट क्लिक कीजिए, इसका एडिट डेफिनेशन में जाइए और सबसे पहले ये जो यूनिट है इसको चेंज करके मेगा पास्कल कर लीजिए। 1 मिनट रुकिए, ये यहाँ पे ये मेगा पास्कल ऑप्शन है, क्लियर नहीं है, ये मेगा पास्कल का ऑप्शन है। और मैं ये जो रिप्रेजेंटेशन है, चार्टिंग ऑप्शन, इसको साइंटिफिक की जगह मैं इसको कर लेता हूँ जनरल, और मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो यील्ड स्ट्रेंथ है ये दिखा रहा है 352 मेगा पास्कल, ये आपका यील्ड स्ट्रेंथ है। इसको कैसे जूम करेंगे, जूम होगा क्या, ये 352 यील्ड स्ट्रेंथ है इस मटेरियल का, और जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है पार्ट के अंदर वो है 74 मेगापास्कल, 74.5 मेगापास्कल। तो आप इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका डिज़ाइन सेफ है कि नहीं, सेफ है। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस की लोकेशंस कहाँ पे हैं, ये जहाँ पे रेड पार्ट्स हैं ये सब मैक्सिमम स्ट्रेस की लोकेशंस हैं। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ये कर्वेचर है वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस।
अगर आपको ये प्लॉट एनिमेट करना है, राइट क्लिक कीजिए, एनिमेट का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आप ये देख लीजिए इस तरह से ये पार्ट डिफॉर्म होगा अंडर द लोडिंग कंडीशंस। ठीक है सर, आपने जो स्ट्रेस फाइंड किया, हाँ। तो आपने कहीं दिया था कि आपने मुझे स्ट्रेस की फाइंड करना फोर्स के? जो रिजल्ट्स में थे, तो रिजल्ट्स में और भी कई ऑप्शन हैं, आप ऐड भी कर सकते हैं रिजल्ट्स। results। हाँ, ऐड कर सकते हैं इसमें। अगर मैं मैंने चाहता केवल हूँ स्ट्रेस देखा। फिर टेम्परेचर कुछ फाइंड करना है या कुछ अलग डिस्टॉर्शन फाइंड करना है उस पर्टिकुलर डिस्टॉर्शन वगैरह तो यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रेन और डिस्प्लेसमेंट तो है, टेम्परेचर का मुझे नहीं मालूम है। तो यही फिक्स रहता है क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे है ऑप्शन है, आप और भी इसमें देखिए, इसमें कई सारे ऑप्शन हैं। इसका सॉल्यूशन उतना खतरनाक नहीं, फिर भी मान लीजिए ठीक है। आउटपुट आपने पर्टिकुलर दिया ना कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए कोई देखना चाह रहे हैं टेम्परेचर का, मतलब इस सेंस में टेम्परेचर। मैंने देखा है और पेपर्स भी देखे हैं जिसमें सॉलिड वर्क्स में थर्मल सिमुलेशन किया है, थर्मल और फ्लूइड दोनों किया है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि वो किस तरह से करेंगे। मैश देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, शो मैश, या फिर अभी शायद नहीं दिख रहा है क्योंकि ये मैं रन कर चुका हूँ, लेकिन यदि करने पे दिखेगा। यहाँ से आप कोर्स और फाइन, अब वो एनसिस वाला तो नहीं है कि आपने रिफाइनमेंट वगैरह डाल दिया, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैश करने पे ये देखिए, ठीक है। एक लगे हाथ टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन में आपको दिखा देता हूँ कि इसी में अभी हॉट टॉपिक चल रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जा सकता है। तो ये वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं, और ये हम लोग वापस अपने मॉडल पे आ गए जो कि मॉडल हम लोग किए हुए थे। ठीक है, टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन के लिए यहाँ पे चले गए सिमुलेशन में, न्यू स्टडी में चले जाइए, न्यू स्टडी में चले जाइए, और यहाँ पे एक टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? ये रहा टोपोलॉजी स्टडी, डिजाइन इनसाइट में टोपोलॉजी स्टडी है, इसको क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। सेम चीज फटाफट कर देते हैं, फिक्सचर स्पेसिफाई करना है, राइट क्लिक किया, फिक्स ज्योमेट्री में गए, ये कलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये हमारी फिक्स ज्योमेट्री हो गई। लोड्स अप्लाई करने के लिए एक्सटर्नल लोड में चले गए, ये लोड अप्लाई का ऑप्शन आया था, हाँ, वो बाय डिफॉल्ट आया था या आपने कहीं सोच नहीं बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन उसी में दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है? ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए वो चीज दे रहा है या माने नहीं, हर पार्ट के लिए देगा, बस तेरे मतलब को, यही चीज है आउटपुट जो हम दे सकते हैं? हाँ नहीं, इनपुट, हाँ इनपुट दे सकते नहीं नहीं, फोर्स दे सकते हैं, टॉर्क दे सकते हैं, मोमेंट दे सकते हैं, ये कई सारी चीजें दे सकते हैं। अभी तो मैं फोर्स मतलब लीनियर फोर्स दे रहा हूँ। हैं, या प्लाज्मा घुसाना चाह रहे हैं? तो टोटल पे क्लिक कर दिए, सेलेक्टेड डायरेक्शन ये आपको दिखा चुका हूँ, तेजी से करते हैं इसको। डायरेक्शन सेलेक्ट कर दिया, इसको कर दिया 1000 न्यूटन का लोड, कहाँ पे है लोड, इसका रिवर्स डायरेक्शन कर दिया, सेम बाउंड्री कंडीशंस दे रहे हैं, मेरे ख्याल से सब ठीक ही है, ओके कर दिया। तो फिक्स ज्योमेट्री लोड। अब इसमें टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि आपको क्या ऑप्टिमाइज करना है, आपके क्या गोल्स हैं और क्या कंस्ट्रेंट है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है। तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप राइट लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, और 3 चीजें हैं जो कि यहाँ पे दिख रही है, या तो आप मिनिमाइज मास, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज डिस्प्लेसमेंट, या फिर बेस्ट डिफरेंस टू वेट रेशियो। इसमें आप क्लिक कर दीजिए, आप ये देख सकते हैं, इसमें ये दिखा रहा है कि जो रिडक्शन इन मास है, कितने % का रिडक्शन आप चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट 30% है, मैं इसको कर देता हूँ, मान लीजिए 10% कर दिया मैंने इसको। तो ये ओरिजिनली जितना मास है पार्ट का, उतने मास का रिडक्शन करेगा 10% का। टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन जैसे जो बेसिक, ज़्यादा तो मुझे भी नहीं मालूम, इसका एक्सपर्टीज तो नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ आइडिया ये है कि इस पार्ट में जब स्ट्रेस एनालिसिस किया तो कई सारी जगह ब्लू थे, वो ब्लू पार्ट्स में लोड्स आ नहीं रहा था, स्ट्रेस नहीं था, बेसिकली वो वेट ऐड कर रहे थे। तो वो मेश एलिमेंट्स जो कि उस ब्लू लोकेशन को कवर कर रहे हैं, उन मेश एलिमेंट से वो ज्योमेट्री हटा देगा। रन करने के लिए राइट क्लिक कीजिए, रन कीजिए, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। सर, तो इससे तो उसका डायमेंशन भी चेंज हो जाएगा ना? डायमेंशन सर, जैसे ये जो बोल्ट होल है, मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि जो बोल्ट होल है ये मेटिंग पार्ट है, तो इन होल का डायमेंशन मत चेंज करो, वो मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। हाँ, वो चेंज जाएगा, पार्ट चेंज होगा, पूरा यूनिफॉर्म चेंज। यूनिफॉर्म तो नहीं, उसको मन करेगा मतलब स्ट्रेस कम है। तो भाई देख लीजिए, अब ये आइटरेटिवली यहाँ पर ये टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन रन हुआ, और जहाँ जहाँ स्ट्रेस कम था वहाँ से मटेरियल हटा दिया गया है। जैसे आप देख लीजिए कि यहाँ पर स्ट्रेस कम था पीछे वाले पार्ट में, यहाँ से मटेरियल हटा दिया गया है। और यहाँ पे ये जो लेजेंड ये दिखा रहा है कि कहाँ से मटेरियल हटाना इज ओके टू रिमूव,
जो नीले वाले पार्ट है वहाँ से आप मटेरियल हटा सकते हैं, और जो लाल वाले पार्ट, पीले वाले पार्ट है वहाँ पे मस्ट कीप ये लिखा हुआ है, मस्ट कीप, और ये ओके टू रिमूव। तो यहाँ से आप मटेरियल हटा सकते हैं। यहाँ से आप देख लीजिए कुछ यहाँ पे भी लोकेशन है यहाँ से, और ये इनफैक्ट मटेरियल हटा भी हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी ज्योमेट्री चेंज होने के बाद, टोपोलॉजी ऑप्टिमाइज होने के बाद इस तरह की आपकी थी। तो लेकिन वही सर कि आपका गोल क्या था इसके हिसाब वही फिर वाले मटेरियल हटा वहाँ से, तब तो अलग से क्रैक का इशू या फिर कुछ और इशू आ जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये केवल 3D प्रिंट ही कर सकते हैं ना, इस तरह का ज्योमेट्री आप बनाएंगे कैसे, मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे। तो ये मतलब बेसिकली आपको एक डिज़ाइन आइडिया आपको दे सकता है कि भाई देखो कि आपने ये किया था, परहैप्स इट विल बी बेटर कि यदि आप ये इसको यहीं तक रखें, या यहाँ पर आप यहाँ पे एक होल क्रिएट कर दें, या यहाँ पे एक होल क्रिएट कर दें, यहाँ से मटेरियल हटा दें, तो आपकी जो ज्योमेट्री है वो हल्की हो जाएगी, पार्ट हल्का हो जाएगा। जस्ट डिज़ाइन आइडिया। अब चलते हैं असेंबली में। तो असेंबली के लिए मेरे पास ऑलरेडी कुछ पार्ट्स मॉडल्ड हैं, मैं उनको इंपोर्ट करता हूँ, और जो बहुत बेसिक असेंबलीज हैं सॉलिडवर्क्स में वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पार्ट्स में नट बोल्ट वाला बता दीजिए। स्क्रू नट बोल्ट असेंबली में आ जाएगा ना, वो तो जब असेंबली में जाता है पार्ट में मतलब बना लीजिए। पार्ट में नट बोल्ट बनाने के लिए बड़ा सिंपल एक मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ कि आप टॉप प्लेन में चले जाइए। मान लीजिए आपको बोल्ट बनाना है, आप ये सेंटर पॉइंट ले लीजिए, ये बोल्ट का डायमेंशन आप दे दीजिए, मान लीजिए 10, इसको आप कर दीजिए एक्सट्रूड। यूजुअली जनरली आपको एक थ्रेड प्रोफाइल यहाँ पे देना होता है और एक स्वीप प्रोफाइल देना होता है, तो उस प्रोफाइल को आप स्वीप कर सकते हैं, थ्रेड बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए उससे ईजी आपको ये पड़ेगा कि इसका एक ऑलरेडी एक फीचर है यहाँ पे, थ्रेड फीचर, यहाँ पे आप इसको क्लिक कर दीजिए। अब ये बता रहे हैं कि थ्रेड का लोकेशन कौन सा है, आप यहाँ पे ये दे दीजिए थ्रेड का लोकेशन ये है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कितने कौन सा आपका स्टैंडर्ड थ्रेड साइज है, M5, M6, M20, M18, उसके हिसाब से इसका पिच भी चेंज होगा। जैसे मान लीजिए ये मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए पिच चेंज हो गया, ये सेलेक्ट किया देखिए पिच चेंज हो गया, बहुत फाइन पिच हो गया। अब ये लेंथ, थ्रेड लेंथ कितना आपको रखना है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये बढ़ा दिया, एक सेकेंड, ये थ्रेड लेंथ का नहीं है, ये थ्रेड लेंथ का है, इसको मैंने ये बढ़ा दिया, इसको आप कर दीजिए ओके। तो आप देखिए आपके थ्रेड्स बन गए। यदि आपको इंटरनल थ्रेड्स देने हैं तो आप इसको डिलीट कर दीजिए, इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर दीजिए, एक ये थ्रेड भी डिलीट कर दीजिए। इंटरनल थ्रेड्स के लिए टॉप सेक्शन यहाँ पे गए, कंट्रोल 8 दबाइए, नॉर्मल व्यू आपको मिल जाएगा। एक मैं इसके अंदर एक इस तरह का एक छोटा होल बना देता हूँ, एक्सट्रूड कर देते हैं, फीचर्स, एक्सट्रूड, कंटूर्स में क्लियर कीजिए, ये वाला कंटूर सेलेक्ट कीजिए, ये वाला कंटूर, क्लियर सिलेक्शन। शायद स्केच में कुछ प्रॉब्लम है, विल गो बैक, विल डिलीट दिस, गो बैक हियर, क्रिएट अनदर स्केच, गेट बैक, स्केच सेलेक्ट, बॉस एक्सट्रूड, हाँ इसको कर दिया हम लोगों ने छोटा इस तरह से। अब वापस से आपको इसके इंटरनल थ्रेड्स देने हैं, तो पहले आपको ये करना होता था कि आप एक प्रोफाइल बनाएंगे, हेलिकल प्रोफाइल, फिर एक थ्रेड प्रोफाइल बनाएंगे और उसको स्वीप कट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक फीचर दिया हुआ है, होल फीचर, यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे एक थ्रेड फीचर ऑलरेडी है, यहाँ पे आप लोकेशन दे दीजिए कि इस एज से थ्रेड को स्टार्ट होना है, और फिर ये कट थ्रेड की जगह आप इसको एक्सट्रूड थ्रेड कर दीजिए, इसको ओके कर दीजिए। तो ये एक्चुअल में थ्रेड का जो साइज था वो इस होल के हिसाब से था नहीं, हम लोग को ये दूसरा एक more practical we can select something which is more practical, C, या इसको ओके कर देते हैं। ये आपका थ्रेड हो गया। ये बेसिकली इसका लेंथ ज़्यादा हो गया है, इसका लेंथ भी कम कर देता हूँ, ये यहाँ से इसका लेंथ कम हो जाएगा। और थोड़ा कम नहीं हो रहा, 5 mm, ओके कर दीजिए। तो ये आपका इंटरनल थ्रेड हो गया, ठीक है, ये इंटरनल थ्रेड, और जैसे मैंने पहले बताया था वो एक्सटर्नल थ्रेड। अब चलते हैं हम लोग असेंबली में।
असेंबली के लिए मैंने आपको बताया 3 मॉड्यूल हैं, या तो आप सॉलिडवर्क्स पार्ट मॉडल कर सकते हैं, असेंबली बना सकते हैं, या फिर ड्राइंग बना सकते हैं। असेंबली के लिए पहले में हम लोग इसमें गए थे, अब हम लोग असेंबली में इसमें चले जाएंगे। ओके कर दीजिए। असेंबली का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले से ही आपके पास पार्ट बने हुए हैं और उन पार्ट्स को एक एक करके मॉडल करके अंदर लाना है, असेंबली इन्वायरमेंट में लेके आना है। तो जब हम लोग असेंबली इन्वायरमेंट खोलेंगे तो इस तरह का दिखेगा, और इसके अंदर आपको पार्ट्स इंसर्ट करने, एक एक करके पार्ट्स इंसर्ट करने। तो इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे दिखा है इंसर्ट कंपोनेंट्स। अब आप वहाँ नेविगेट करिए जहाँ पे आपने पार्ट सेव किया हुआ है। तो मैंने एक ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पे QRM मतलब क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के। इसमें ये पार्ट्स जो पार्ट्स बने हुए हैं, इसको हम लोग एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, एक एक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक साथ सेलेक्ट करते हैं और ओपन पे क्लिक कर देते हैं। अब ये सारे पार्ट्स एक एक करके इस एनवायरनमेंट में अंदर आएंगे। ये मैंने यहाँ पे डाला पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट और ये पांचवा पार्ट। जितना बार क्लिक करें उतना बार आते हैं, एक एक आते जा रहा है क्लिक करने पे। लोकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसमें से असेंबली हवा में नहीं हो सकती, कोई एक पार्ट फिक्स रहेगा, मतलब उसका कोई मोशन नहीं होगा, उसका कोई ट्रांसलेशन, कोई रोटेशन, कोई स्केलिंग नहीं होगी। तो आपको देखना है कि कौन सा पार्ट फिक्स्ड है, फिक्स्ड लिंक कौन सा है। मैं चाहता हूं कि ये लिंक फिक्स्ड रहे। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये देखिए फिक्स का ऑप्शन है, इसको फिक्स कर दीजिए। जब ये पार्ट्स इंपोर्ट हुए तो सॉलिडवर्क्स ने अपने आप कोई एक पार्ट था जो कि फिक्स कर दिया था। वो कौन सा पार्ट फिक्स है देखने के लिए आप राइट क्लिक कीजिए, देखिए ये फिक्स दिखा रहा है। राइट क्लिक कीजिए, ये भी देखिए यहाँ पे फ्लोट दिखा रहा है, ये फिक्स नहीं दिखा रहा है, मतलब ये पार्ट फिक्स्ड रहा होगा तो फ्लोट का ऑप्शन दे रहा है। तो आप इस पर राइट क्लिक कर दीजिए, तो अब सारे पार्ट्स फ्लोट कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट है फिक्स्ड पार्ट, ये आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम लोग असेंबली स्टार्ट करते हैं। तो असेंबली में ये होता है कि आपको मेट्स देने होंगे, कौन सा पार्ट किसके साथ मेट कर रहा है और किस तरह से मेट कर रहा है। ऐसा एक और क्वेश्चन कि अगर असेंबली करना है तो सारे को एक प्लेन में होना है? जरूरी नहीं है सर, ऐसा नहीं है, नहीं तो आपकी प्लेनर तो लिंकेज बन जाएगी। आप शायद मेट करेंगे ना उसको, किसका किसके साथ सरफेस के साथ मेट करना है। शुरू करते हैं। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि ये होल कोइंसिडेंट रहें, तो किस तरह से करेंगे, जबकि आप पहले ये सरफेस सेलेक्ट करेंगे, कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे आप कंट्रोल का बटन दबाएंगे और फिर ये फेस सेलेक्ट करेंगे। तो इन दोनों फेसेस के बीच में जो भी मेट्स पॉसिबल हैं वो सॉलिडवर्क्स आपको एक पॉपअप ऑप्शन दे देगा, ये सेलेक्ट कीजिए, ये सेलेक्ट कीजिए। मैं चाहता हूं कि ये दोनों कोसेंट्रिक हो, तो ये देखिए अब ये दोनों होल्स कोसेंट्रिक हो गए। एक दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, वो भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ पे जाके इसका एक्सिस ऑन कर लीजिए, इस एक्सिस को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल दबाइए, इस एक्सिस को सेलेक्ट कीजिए और दोनों को कोइंसिडेंट कर दीजिए। तो देखिए ये हो गया, तो ये दोनों कोइंसिडेंट हो गए होल्स। दूसरा मैं चाहता हूँ कि ये फेस इस फेस के साथ कोइंसिडेंट रहे, ये मैंने कोइंसिडेंट कर दिया। तीसरा मैं चाहता हूँ कि इसका ये वाला बॉटम होल, मैं इसका एक्सिस सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके बॉटम होल के साथ कोइंसेंट्रिक रहे, तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका ये वाला फेस इस वाले फेस के साथ कोइंसिडेंट रहे। आप केवल मैं केवल कोइंसिडेंट और कॉन्सेंट्रिक मेट्स दे रहा हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो फेस है, ये फेस इस फेस के साथ कोइंसिडेंट रहे, ये यहाँ पे मैंने कोइंसिडेंट कर दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये वाला फेस इस फेस के साथ कोइंसिडेंट रहे, तो ये फेस कोइंसिडेंट हो। दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो एक और लिंक है उसका उपयोग नहीं हुआ, मैं चाहता हूँ कि ये इसके साथ कोइंसिडेंट रहे, मैंने कोइंसिडेंट कर दिया, और ये फेस इसके साथ कोइंसिडेंट रहे। मेरी कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं तेज जा रहा हूँ। अगर फिर ये वाला लिंक ये एक्सिस इस एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट रहे। और कुछ ऑप्शन है, हाँ ये स्लॉट है, जो स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म में स्लॉट है, इस पिन के साथ मेरे को चाहिए कि ये टेंजेंट रहे। तो आप देखिए कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये सिलेंड्रिकल फेस सेलेक्ट करना है और ये फेस सेलेक्ट करना है। इन दोनों के बीच में क्या पॉसिबल रिलेशन है वो यहाँ पे दिखा रहा है। मान लीजिए ये टेंजेंट, पहला वाला मैं टेंजेंट कर देता हूँ, ये उल्टे साइड टेंजेंट है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, अंदर की तरफ टेंजेंट हो जाएगा, मतलब ये फेस इसके साथ टेंजेंट है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप देखिए, अगर आप इसका मोशन करेंगे, अगर आपने सारे मेट सही से दिए हुए हैं, सारे लिंक्स का डायमेंशन ठीक है,
इसको बैकग्राउंड वाइट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये प्लेन वाइट पे क्लिक कर लीजिए, ज़्यादा सही दिख रहा है। तो अगर आपके सारे मेट्स सही हैं, सारे रिलेशंस, ज्योमेट्रिक डायमेंशंस, सारे स्केचेस डिफाइंड हैं, तो आप इसको घुमा के देख सकते हैं कि ये क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है। इसका जो रिटर्न स्ट्रोक है फॉरवर्ड स्ट्रोक से तेज है। अब हम लोग इसका मोशन स्टडी पे आते हैं। मोशन लोग टेकिंग कर रहे हैं दूसरे डायमेंशंस भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, यस। कि अगर हो सकता है कि दो अलग अलग डायमेंशन हो तो नहीं होगा। और अगर कहीं पे इंटरफियरेंस है, दो पार्ट्स आपस में इंटरफियर या कोलाइड कर रहा है, तो उसमें एक ऑप्शन है वो भी बता देगा कि कहाँ कोलाइड कर रहा है। जल्दी से मोशन स्टडी पे आते हैं। मोशन स्टडी पे अगर आपको मान लीजिए एक मोशन स्टडी करना है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्लॉट फाइंड करना है, कोई पॉइंट का मोशन ट्रैक करना है, इस पर्टिकुलर लिंक को घुमाने में कितने टॉर्क का मोटर चाहिए वो पता करना है, या फिर इसको घुमाते समय इस पिन पे कितना फोर्स आ रहा है ये पता करना है, तो ये सब आप किस तरह से पता करेंगे? इसके लिए एक चीज जरूरी है कि इसमें जितने भी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं सारे पार्ट्स का मटेरियल आपने स्पेसिफाई कर दिया हो। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था फी एनालिसिस में किस तरह से आपको मटेरियल स्पेसिफाई करना है, तो सारे पार्ट्स का मटेरियल ऑलरेडी स्पेसिफाइड होना चाहिए। अब मोशन स्टडी के लिए आप यहाँ पे मोशन स्टडी पे आ जाइए। मोशन स्टडी पे आने के बाद में आपको एक यहाँ पे टाइमलाइन टाइप का दिख रहा है, आपको इसको थोड़ा पैरा कर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक मोटर हो, तो मोटर देने के लिए ये एक ऑप्शन है रोटरी मोटर, सेलेक्ट कीजिए, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर दीजिए और किसके अबाउट रोटेशन होना है, एक फिक्स्ड लिंक, जो आपकी लिंक फिक्स्ड थी उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे ये आरपीएम दिख रहा है, कितने आरपीएम से रोटेट होना है, या 100 आरपीएम से रोटेट होना है, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेट बटन, कैलकुलेट मोशन पे क्लिक कर देना है। आप इसको देखिए, अब आप ये कैलकुलेट हो रहा है। ये इस तरह का एक ऑडियो आपको इनपुट मिलेगा कि ये जो कैलकुलेशन है हो चुका है। 3 तरह के सॉल्वर्स यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये मोशन एनालिसिस सॉल्वर इसको यूज कीजिए, सेलेक्ट करके वापस से इसको कैलकुलेट। एक चीज और आप कर सकते हैं, इसका जो फ्रेम रेट है ये काफी कम है, इस फ्रेम रेट को आप बढ़ा दीजिए। मान लीजिए इसको मैं 50 कर देता हूँ, ओके कर दीजिए। अब आप देखिए इसका जो मोशन है वो ज्यादा स्मूथ है, ठीक है। तो अगर आपको कोई एनिमेशन वगैरह रिकॉर्ड करना है तो इस तरह से आप एक रोटरी मोटर स्पेसिफाई करके एनिमेशन वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे प्लॉट्स देखने हैं, तो यहाँ पे एक प्लॉट का ऑप्शन ऑलरेडी है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इसका डिस्प्लेसमेंट देखूँ, तो मैंने ये डिस्प्लेसमेंट पे क्लिक कर दिया। डिस्प्लेसमेंट पे क्लिक करने के बाद मुझे इसका कौन सा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मान लीजिए इसका लिनियर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट चाहिए, मेरे को चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, एक्स वाई जेड तीनों का मैग्नीट्यूड, और कौन सा फेस है, ये फेस है। इसका डिस्प्लेसमेंट किसके रिलेटिव हो रहा है, तो इस फिक्स्ड लिंक के रिलेटिव हो, इसको कर दीजिए ओके। अब आप देखिए एक ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट एक्चुअल में इस टाइमलाइन से लिंक्ड है, मतलब कि जब मैं क्लिक करूंगा तो ये इस फेस का, आप ये रेड लाइन देख सकते हैं, इसको अगर मैं प्ले करूं तो आप देखिए रेड लाइन ट्रैवल हो रही है रिलेटिव टू दिस। इस प्लॉट से एक चीज आप देख सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट, ये रिटर्न स्ट्रोक है, ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा है ना, ये वाला पार्ट रिटर्न स्ट्रोक है। इसका आप स्लोप देखिए, इसका स्लोप फॉरवर्ड वाले स्ट्रोक के स्लोप से ज्यादा है, मतलब कि इसका जो रिटर्न है इट इज फास्टर देन द फॉरवर्ड स्ट्रोक, ठीक है। तो दोबारा से आप देख सकते हैं इस तरह से प्लॉट एज रियल टाइम प्लॉट ही आपको दिखा रहा है। दूसरी चीज यदि आपको देखनी है कि उस फोर्स जो पिन है जो कि स्लॉटेड लीवर को घुमा रही है, इस पिन के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है ये आपको देखना है, तो आप अगेन इस वाले पे क्लिक कर दीजिए। यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए फोर्सेस, यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए, एक मिनट, आपको यहां से करना होगा रिएक्शन फोर्स। कहीं दिख रहा है क्या रिएक्शन फोर्स? यप, रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, एक्स वाई जेड तीनों का मैग्नीट्यूड चाहिए, और यहां पर आपको मेट सेलेक्ट करना होगा, वो मेट जो इस स्लॉटेड लिवर को इस पिन के सेंटर पे रखे हुए हैं। तो वो एक टेंजेंट मेट था, अगर आपको याद हो तो आपको टेंजेंट मेट यहां से सेलेक्ट कर लेना, फिर ओके कर दीजिए। शायद कुछ एरर ऑप्शन है, और ये रहा आपके पास फोर्स, ये फोर्स, ये रहा मैक्सिमम फोर्स आपका आ रहा है
50 न्यूटन्स का मैक्सिमम फोर्स आ रहा है उस पिन पे। ये आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से आप फोर्स निकालिए, वापस मॉडल में जाइए, उसका सिमुलेशन कीजिए, फाइनाइट एलिमेंट सिमुलेशन कीजिए, उसकी टोपोलॉजी को ऑप्टिमाइज कीजिए और दोबारा से इस प्लॉट को प्लॉट करके देखिए कि कितना, क्या आपको रिडक्शन मिल रहा है या फोर्स में क्या इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है या जो भी। तो इस तरह से यदि आपको मोटर टॉर्क चाहिए कि इस पूरे असेंबली को घुमाने के लिए कितना मोटर का टॉर्क चाहिए, मुझे अगर खरीदना है, मोटर खरीदना है तो कितना टॉर्क चाहिए, तो यहाँ पे आप चले जाइए, यहाँ पे आप ये फोर्सेस सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे एक मोटर टॉर्क ऑलरेडी है, ये सेलेक्ट कर लीजिए, कंपोनेंट इसका ये सेलेक्ट कर लीजिए और मोटर आपने जो स्पेसिफाई किया था उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसको आप कर दीजिए ओके। और इसको आप देख सकते हैं कि ये प्लॉट आ गया कि भैया मेरे को इतने न्यूटन मिलीमीटर है शायद ये यूनिट, ना न्यूटन मिलीमीटर्स है, तो ये अराउंड 2000 न्यूटन मिलीमीटर टॉर्क का आपको मोटर चाहिए होगा। तो आप देख सकते हैं अगर आप टोपोलॉजी ऑप्टिमाइज कर देंगे तो उसमें कितने टॉर्क का मोटर आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। इस तरह का एनालिसिस आइटरेटिवली बार बार आगे पीछे जाके आप कर सकते हैं। एक और शायद मैं पता नहीं, मैं ट्राई करता हूँ कि एक अगर आपको देखना है कि कोई लिंक को कोई पार्ट किस तरह से मूव कर रहा है, आपको ट्रैक करना है, तो किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। तो अगेन उसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पर आप चले जाइए डिस्प्लेसमेंट में, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं लिनियर, ये ट्रेस पाथ का ऑप्शन है, और फिर आपको कोई एक वर्टेक्स सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए ये वर्टेक्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये आपको दिख जाएगा कि ये जो लाइन है इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे मूव कर रही है। कोई और भी अगर आपको सेलेक्ट करना है, मान लीजिए कोई ऑकवर्ड सा मूव करता हुआ पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग गए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में, यहाँ पे ट्रेस पाथ, और मान लीजिए मैं यहाँ कहीं पे कुछ सेलेक्ट करता हूँ, ये पार्ट में सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देख लीजिए इसका ये जो है इस पाथ के अलॉन्ग ये मूव कर रहा है। एनिमेशन में भी शायद ये दिखे, दोबारा से कैलकुलेट करेंगे, हाँ। तो कौन सा लिंक किस पाथ में है, यदि रोबोटिक्स की स्टडी में, मैंने इसका किया था, तो रोबोटिक्स वगैरह की स्टडी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। काफी अच्छा। सर इसका एनिमेशन वीडियो जैसे सेव करना है, एनिमेशन वीडियो सेव करने के लिए यहाँ पर एक सेव एनिमेशन का ऑप्शन, इसका प्लॉट वगैरह भी सेव करना। प्लॉट सेव करने के लिए आप यहाँ पर जाकर रिजल्ट में जाइए, इस पर राइट क्लिक कीजिए और ये एक्सपोर्ट इन CSV फाइल है, क्लिक कर दीजिए, नेविगेट कीजिए कहाँ आपको सेव करना है, सेव कर दीजिए। अब यहाँ पर आप इसको चले जाइए, ये कहीं पे सेव हुआ होगा, ये रहा सेव ट्रेस पाथ, तो ये आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। इसका जो मतलब कि सिमुलेशन या घटिया से मतलब वाइट इंडस्ट्री कैटिया मैक्सिमम कैटिया मोड। हाँ, मुझे नहीं लगता सर कैटिया वगैरह में, तो मैंने मोशन स्टडी वगैरह किया नहीं है, लेकिन तो ये था आपका सॉलिडवर्क्स असेंबली। इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। मैंने जो आपको यूट्यूब वीडियोस के लिंक दिए थे, जो बताया था चैनल पे, वो आप सर्च कर सकते हैं, सर के वीडियोस हैं। बाकी दैट इज़ इट। I don't think there's lots more in SolidWorks, but you will have to explore on your own. बाकी जो बेसिक पार्ट मॉडलिंग, असेंबली, ड्राइंग और ड्राइंग, एक ड्राइंग का देख लेते हैं कि मान लीजिए मैं कोई एक इसी को ओपन कर लेते हैं। इसी से मुझे मान लीजिए ड्राइंग बनाना है, यही था, इससे मुझे ड्राइंग बनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फाइल में जाना है और ये आपके पास ऑप्शन है मेक ड्राइंग फ्रॉम असेंबली, इस पर क्लिक कर दीजिए, इसको ओके कर दीजिए। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है था वो खुल जाएगा। अब ये आपको शीट साइज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। मान लीजिए मैं A4 साइज सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ, तो ये देखिए इसका ये शीट साइज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया।
ये इसका टाइटल ब्लॉक है। मान लीजिए आपको ये टाइटल ब्लॉक नहीं चाहिए, इसको बाद में देखेंगे, लेकिन ये आप इसमें साइड पैनल्स में इसमें ऑलरेडी व्यूज पॉपुलेट हो गए हैं कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है। तो ये फ्रंट व्यू हो गया। ऊपर चले जाइए, टॉप व्यू हो गया। इस तरफ आ जाइए, साइड व्यू हो गया। आइसोमेट्रिक चाहते हैं तो डायगनली चले जाइए, तो ये आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। बाहर आने के लिए इसको ओके करो, इसको आप मूव कर सकते हैं और ये इंडिपेंडेंट होगा। इसको यहाँ पे रख सकते हैं। ये टाइटल ब्लॉक है। यदि आप टाइटल ब्लॉक को एडिट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए राइट क्लिक कीजिए, एडिट शीट फॉर्मेट में जाइए, इन सबको सेलेक्ट कीजिए, डिलीट का बटन दबा दीजिए और फिर इस शीट फॉर्मेट से बाहर आ जाइए। तो आप देखिए इसका टाइटल ब्लॉक क्लियर हो गया है। बाकी यदि आपको इसमें डायमेंशन ऐड करने हैं तो सेम स्मार्ट डायमेंशन टूल का आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को इसका लिंक का ये चाहिए था, इसका लिंक, ये आप यहाँ से डायमेंशनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी रेलेवेंट डायमेंशन है, यहाँ पे तो मैंने पूरी असेंबली इंपोर्ट कर दी है, लेकिन यूजुअली आप एक एक पार्ट का फ्रंट साइड टॉप व्यू बना के देंगे, उस तरह से आप कर सकते हैं। इज इट ओके? सेक्शन व्यू अगर देना है तो आप यहाँ पे जाके ड्राइंग में चले जाइए, यहाँ पे सेक्शन व्यू का ऑप्शन है, क्लिक कीजिए और मान लीजिए मुझे इसको इस प्लेन के लॉन्ग सेक्शन करना है, तो ये इस प्लेन के लॉन्ग सेक्शन होके ये यहाँ पे सेक्शन बन जाएगा। ये यहाँ पे शायद क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि दिस इज एन असेंबली और ये एक सिंपल एक लिंक था, ये एक लिंक का ये वाला एंड था जो कि कट हो गया। बाकी देयर आर लॉट्स मोर थिंग्स टू एक्सप्लोर, और कुछ अगर पूछना है, डाउट है तो पूछ लो।